हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एवोल्यूशन के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है पहले ये सीख ले, है ना। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दूं अगर तो पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो कि 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। पूरा टाइमलाइन बताया था मैंने और ये पूरा टाइमलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जिसको बिग बैंग थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, ये मैंने आपको सिखाया। फिर जब यूनिवर्स बन गई फिर उत्पत्ति हुई किसकी? अर्थ की। ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ और ओरिजिन ऑफ अर्थ एक्चुअली टुक प्लेस नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब अर्थ आ गया, तो अर्थ आने के बाद अर्थ पे लाइफ कैसे आई? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज थी। कुछ थ्योरी जिनका ना कुछ सर है ना कुछ पैर है, बहुत निहायती गलत थ्योरीज हैं, पर हमने पढ़ लिया क्योंकि पहले गलत थ्योरीज आई तभी बाद में उसको करेक्ट करके करेक्ट थ्योरीज आई हैं कि नहीं बच्चा। तो कुछ भी आप रॉन्ग थ्योरीज पढ़ते हैं उसका भी साइंटिफिक वर्ल्ड में एक सिग्निफिकेंस होता है ना। तो हमने पहले रॉन्ग थ्योरीज पढ़ी, फिर हमने करेक्ट थ्योरीज भी पढ़ी। एक्चुअली मैंने आपको पहले करेक्ट पढ़ाया था फिर रॉन्ग थ्योरीज पढ़ाई थी, है ना। चलिए, तो हमने रॉन्ग थ्योरीज पढ़ी, हमने करेक्ट थ्योरी भी पढ़ी, और जो मोस्ट करेक्ट थ्योरी आज के डेट में ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है दैट वाज थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, जिसको कीमोजेनी बोलते हैं। ओपेरन एंड हेल्डेन ने इस थ्योरी को दिया था एंड कीमोजेनी एक्सप्लेन्स दैट जो हमारे अर्थ पे प्रिमिटिव कंडीशंस थी, जो प्रिमिटिव कंडीशन क्या थे बच्चा? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का होना, सीखा था ना हमने। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब हाइड्रोजन खूब सारा और फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। ऑक्सीजन था कंबाइंड स्टेट में था। साथ ही साथ वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं लगातार, फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग हो रही है, टेम्परेचर खूब ज्यादा है। ये सारे कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ पे मौजूद थे। आज के डेट में ये कंडीशंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो इस प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन की वजह से ये जो हमारे केमिकल्स थे उन केमिकल्स में चेंजेस हुए जिससे बने बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल जब बन गए तो बायोमोलिक्यूल का बना ढेर, जिसको मैंने बोला, जिसको हमने सीखा था कि वो थे सेल्यूलर एग्रीगेट या नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और जैसे ही नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बन गई तब जाके पहला सेल बना, और वो पहला सेल कैसा था? प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल था पर वो था कीमो हेटेरोट्रॉफ। कीमो हेटेरोट्रॉफ के बाद आया कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद आया फोटो ऑटोट्रॉफ, बट एनारोबिक, क्योंकि वहां अभी भी ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो रहा था। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाज H2S, नॉट H2। फिर हमने बोला कि फोटो ऑटोट्रॉफ, एनारोब के बाद आया एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ, जिसमें सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाज H2O। तो जब वाटर की फोटोलिसिस हो रही थी तो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ और ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होता गया एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से नॉन रिड्यूसिंग बना, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होने लगी। फिर जाके हमारा फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बना। प्रोकैरियोटिक सेल बन गया, यूकैरियोटिक सेल बन गया। जैसे ही यूकैरियोटिक सेल बन गया होगा, अब इसमें मल्टी सेल्युलरिटी ला दो, प्लांट बना दो, फंजाई बना दो, एनिमल बना दो। तो अब हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ पूरा टाइमलाइन, पूरा एक के बाद एक पूरा सीक्वेंशियली हमने चीजें सीखी थी, है ना बच्चा। और इस कीमोजेनी के सपोर्ट में मिलर का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था कि कैसे एक्सपेरिमेंटली असल मिलर ने इसको प्रूव किया कि हाँ भैया कीमोजेनी हुई होगी। ठीक, ये सारी बातें हमने करी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज वी आर गोइंग टू एम्फसाइज ऑन थियरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। मतलब एक लाइफ फॉर्म से दूसरी लाइफ फॉर्म, एक स्पीशीज से अलग स्पीशीज, इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ है ना। वैसे तो एक थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी, कि हमने बोला कि भैया रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना कि भगवान ने अलग अलग लाइफ फॉर्म आज के डेट में जैसे दिख रहे हैं एज इट इज बना के भेजा है, ये बोल रहा था। पर ये डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट था ना बच्चा, क्योंकि हमने बहुत सारे फॉसिल्स देखे हैं जो कि आज के प्रेजेंट डे स्पीशीज से बहुत अलग है। मतलब पहले डाइवर्सिटी अलग, आज के डेट में डाइवर्सिटी अलग। मतलब डाइवर्सिटी इज नॉट अ कांस्टेंट एंटिटी, ये
चेंज होते रहती है टाइम दर टाइम। डाइवर्सिटी कैसे हो रही है, इतने सारे स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है ना? इतने सारे आप जो पढ़ते हैं, इतना क्लासिफिकेशन है ना भैया, तो इतने सारे जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है? और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपना तर्क रखा, अपने पॉइंट्स रखे, अपने पोस्टुलेट्स बताए। तो हम पढ़ेंगे बच्चा, सबसे पहले लेमार्क नाम के जो साइंटिस्ट थे, है ना, 1800s में ये आए और इन्होंने अपनी बात रखी, मतलब 1800 नहीं, थोड़ा और पहले ये लेमार्क आए, लेमार्क ने अपनी बात रखी। फिर लेमार्क के बाद आए डार्विन, डार्विन ने भी अपनी बात रखी। फिर आए हमारे पास ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने भी अपनी बात रखी। हमने बोल दिया म्यूटेशन थ्योरी, पर हर थ्योरी में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे भैया हर थ्योरी में। तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो इस एवोल्यूशन, अलग अलग लाइफ फॉर्म के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले लेमार्क की थ्योरी, जिसको लेमार्किज्म बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर डार्विन की थ्योरी, जिसको डार्विनिज्म बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी, जिसको म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। जगह जगह पे मैं आपको उनके लिमिटेशंस भी बताऊंगी। एंड लास्टली जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, which is nothing but an amalgamation of all the positive points of all these theories. इन सारे थ्योरी का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था, उन सबको एमालगमेट किया गया, जोड़ा गया, इन सब के सिंथेसिस से आज के डेट में जो थ्योरी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक का मतलब यहाँ आर्टिफिशियल से नहीं है, सिंथेटिक का मतलब यहाँ है दैट इट इज एन एमलगमेशन, it is actually derived from a synthesis of the pre-existing theories. Clear है इतनी बात? तो we are going to talk about Lamarckism सबसे पहले। जो Lamarckism है, Lamarckism का मतलब लेमार्क की थ्योरी। अब लेमार्क की थ्योरी तो किसने दी होगी? लेमार्क नहीं दी होगी। तो नाम था जे लेमार्क, वैसे तो बहुत बड़ा नाम है ना, जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क, बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा नाम। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, है ना, और 1744 में इनका जन्म हुआ और डेथ हुई 1829। ये पूरा टाइमलाइन मैं आपको अगर बताऊं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। लेमार्क ने 1809 में एक किताब लिखी थी बच्चा, और उस किताब का नाम था फिलॉसफी ज़ूलॉजिक। याद रहे, 1809 में ये किताब लिखी है, और 1809 ही वो वक्त था जब डार्विन का जन्म हुआ था। ठीक, तो ये किताब जो इन्होंने लिखी, इनमें बहुत सारे इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस का निष्कर्ष लिखा बेसिकली, कि भैया ये ऑर्गेनिज्म इतने डाइवर्सिफाइड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है, एक स्पीशीज से दूसरा स्पीशीज कैसे बनता है। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। अगर मैं उस पोस्टुलेट को बहुत सीधे शब्दों में आपको बताऊं, तो केवल 3 ही चीज है जो आपको पूरा लेमार्किज्म समझा सकता है। न्यू नीड, एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बस इन्हीं 3 पॉइंट्स पे ये पूरी लेमार्किज्म चलेगी। सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज है न्यू नीड्स। आपको पता है जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, it is not constant, it was never constant, it is never going to be constant in the near future. ठीक, तो ये वेरी करता रहता है, और जैसे ही आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस वेरी करते हैं, आपकी जो नीड है वो वेरी करती होगी, है ना। अगर ठंड आ जाती है तो जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है? आपको अपने आप को वार्म रखने की जरूरत है, आप स्वेटर पहनते हैं। अगर गर्मी आ गई तो किस चीज की जरूरत है? आपको अपना टेम्परेचर कूल डाउन करने की जरूरत है, तब आप स्वेटर पहन सकते हैं क्या? नहीं। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, हम अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, है कि नहीं बच्चा? और आपको यह भी पता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने से आपकी नीड क्या होती है? चेंज होती है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट लेमार्किज्म का, दैट चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन changes the need of the organism. लिख दूं?
changing environmental conditions change the need of organisms। और आपको ये भी पता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो अगर इनके पास नीड बदला, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से इनके पास अलग अलग नीड्स डेवलप होना चालू हुए, तो अब ऑर्गेनिज्म कुछ भी करके अपने आप को कुछ इस प्रकार डेवलप करेगा, इस प्रकार ढालेगा कि उस चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो क्या हो जाए, फिट हो जाए, अडेप्ट हो जाए, उसको नेचर सेलेक्ट करे, जिंदा रहे। तो लेमार्क अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं और उन्होंने बोला कि इस न्यू नीड के डेवलप होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो नए नए कैरेक्टर्स अक्वायर करता है, नए नए कैरेक्टर्स अपने अंदर क्या करता है, डेवलप करता है। और यही एक पॉइंट आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या कहता है बच्चा? ये बोलता है कि इस नई नीड की वजह से हो सकता है, मान लेते हैं एक बर्ड है, ठीक, बर्ड फ्लाई कर रही थी, अब अचानक से अब वो फ्लाइट उसका गड़बड़, मान लेते हैं अब वो एरियल नहीं रह सकती, उसके प्रीडेटर्स ट्री के ब्रांचेस वगैरह पे एग्जिस्ट करने लगे, अब बर्ड डर रही है, अब उसको ट्री पे नहीं रहना, तो वो क्या करेगी, अपना हैबिटेट चेंज करेगी। मान लेते हैं अब वो बर्ड रहना चाहती है पानी में, तो अब वो बर्ड जब पानी में जाएगी तो स्विमिंग के लिए उसके अंदर क्या होने चाहिए, अडैप्टेशंस। तो वो अपने फीट को क्या कर लेगी, वेब्ड कर लेगी, वेब्ड फीट, है ना। आपने डक वगैरह की फीट देखी होंगी तो वेब्ड होती है भैया, डिजिट्स के बीच में स्किन का या कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज एन अडैप्टेशन फॉर स्विमिंग, है ना। तो वही मैंने बोला कि अब बर्ड कहां है, नई इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो अपने फीट को क्या कर लेगी, वेब्ड करेगी। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ऐसा तर्क किसने दिया, लेमार्क ने दिया, ठीक। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, नई आवश्यकता आने की वजह से नए कैरेक्टर्स एक्वायर करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा। ऑर्गन हो सकता है कुछ ऐसे, मान लेते हैं कि पहले डियर घास चर रहा था, बहुत ज्यादा प्रेडेटर्स नहीं थे, तो बिल्कुल स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, अपने घर से बाहर जा रहा है, घास चर रहा है, बिल्कुल लाइफ मजे में कट रही है। पर जैसे ही आसपास उसके प्रेडेटर्स ज्यादा आने लगे, अब डियर को, है ना, क्या करना है, जैसे ही प्रेडेटर उसको उसका दिखेगा तुरंत भागना है। और भागने के लिए, बहुत तेज भागने के लिए जो लिम्ब्स की मसल्स हैं बिल्कुल फिट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, ये बात पता है आपको। तो प्रेडेटर से बचने के लिए बार बार वो जो डियर है वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, मतलब वो अपने लिम्ब के मसल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिम्ब के मसल्स बहुत ज्यादा डेवलप होंगे। ये बात समझ रहे हैं क्या? तो यही बोला लेमार्क ने कि नई आवश्यकता आने की वजह से ऑर्गेनिज्म कुछ नए कैरेक्टर्स एक्वायर करता है, साथ ही साथ हो सकता है वो कुछ ऑर्गन का बार बार इस्तेमाल कर रहा है और कुछ ऑर्गन का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है। जिस ऑर्गन को वो बहुत कम इस्तेमाल करेगा या न के बराबर इस्तेमाल करेगा, वो ऑर्गन धीरे 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 क्या हो जाएंगे, वेस्टिजियल। और जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक। और ये सारे चेंजेस जब उस ऑर्गेनिज्म में आएगा, तो जब उस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगी, उसकी प्रोजेनी बनेगी, तो ये सारे चेंजेस उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होंगे और उसी को बोला गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये सारे चेंजेस जो इसमें आए वो उसकी प्रोजेनी में क्या हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा। ये पॉइंट किसका था, लेमार्क का। लेमार्क ने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल सामने रखे। सबसे फेमस एग्जाम्पल है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली, लेमार्क ने बोला कि जो जिराफ था, आज के डेट में आपको जो जिराफ दिख रहा है वैसा नहीं था। जिराफ के जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स ऑफ जिराफ
was actually बिल्कुल छुटकू से थे, डियर लाइक एंसेस्टर थे। कैसे एंसेस्टर थे? डियर लाइक। आपने हिरण देखा ही है ना? तो डियर जैसा एंसेस्टर था, गर्दन उतनी लंबी नहीं थी, एकदम छुटकू सा एंसेस्टर। अब डियर क्या कर रहा था भैया? तो वो घास चर रहा था। डियर नहीं, डियर लाइक एंसेस्टर व्हिच वाज जिराफ। इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग, ग्रासलैंड्स मौजूद हैं, घास चर रहा है मजे में। पर धीरे धीरे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, ग्रासलैंड्स वर रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग ट्रीज। और जब ट्रीज लंबी हुई है ना, ट्रीज तो लंबी है भैया, ग्रास और ट्रीज में तो फर्क है, आपको पता है। अब खाना उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो ट्री पे प्रेजेंट लीव्स को खाए या मर जाए, क्योंकि ग्रासेस मौजूद है नहीं। तो अब देखिए इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई है, जरूरत बदली है। क्या जरूरत आई है कि भैया अगर लॉन्ग अपने नेक को आप स्ट्रेच करके लीव्स तक पहुंच पाओ और लीव्स को खा पाओ तो सही है, जिंदा रहोगे। ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जिराफ ने बोला चलो कुछ ना कुछ करके तो जिंदा रहना ही है। तो इस जिराफ ने क्या किया, जो कि जिसकी गर्दन पहले बहुत छोटी सी थी, उसने धीरे धीरे क्या किया है, अपने नेक को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया, और धीरे धीरे गर्दन क्या हुई, लंबी हुई, और जो कि ट्री की ब्रांचेस तक पहुंच गई और लीव्स खाने लगी। और ये जो गर्दन लंबी हुई, ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में उस एंसेस्ट्रल जिराफ ने क्या किया, पास ऑन करते गए, और आज के डेट में भी आपको जिराफ इलोंगेटेड नेक वाला दिखता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल दिया किसने, लेमार्क ने। तो हमने बोला कि चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशंस चेंज द नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स होता है, और ये एक्विजिशन हमने सीखा कि एक एस्पेक्ट इसका है कि ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, कुछ ऑर्गन का इस्तेमाल कम करेगा। तो ये भी बात लिख लेते हैं हम, दैट सम ऑर्गन्स are used frequently while others are not, therefore जिसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ वो क्या बन गई, वेस्टिजियल। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये बात हमने सीख ली है। अब बात करते हैं कि लेमार्क ने जो ये सारी बातें कही है ना, इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, है ना। तो एक लिमिटेशन तो ये है कि भैया बदलती आवश्यकताओं, बदलती एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर आपके सामने आ गई और आप अगर चाहें अपने आप को ढालना, एंड बाय द मियर थॉट ऑफ इट, आप अगर सोच के अपने अंदर बदलाव कर पाए, ऐसा संभव नहीं। अगर मैं चाहूं कि भैया मुझे अब उड़ने की इच्छा हो रही है और मेरे पंख आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ने ये काउंटर आर्गुमेंट दिया। ठीक, फिर देखा गया कि इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर अक्वायर्ड है वो नेक्स्ट जनरेशन में अगर पास हो रहा है तो आप पियर्सिंग करवाते हैं। ये जो पियर्सिंग करवा रहे हैं आप, नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग करवा रहे हैं, है ना, ये अगर जिस इंडिविजुअल में पियर्सिंग है उसकी प्रोजेनी अगर बनेगी उसमें भी होना चाहिए, है ना, तो नहीं था। इसी को एक्सपेरिमेंटली भी डिसअप्रूव किया गया है कि साइंटिस्ट के द्वारा, आगे मैं पढ़ाऊंगी, वीजमैन ने इस पॉइंट को डिसप्रूव किया कि भैया जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया रैट माइस, है ना, और माइस में क्या किया, पेरेंट माइस लिया और उनकी पूंछ कट कर दी, और उन पेरेंटल माइस को मेट करवाया, मेल एंड फीमेल को मेट करवाया, और उसकी जो प्रोजेनी बनी F1 जनरेशन, आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, पेरेंटल जनरेशन F1, F2, F3, तो पेरेंटल जनरेशन को जब क्रॉस करवाया, मेट करवाया, कैसे, उनकी पूंछ कट करके, तो उसका जो प्रोजेनी बना, उस प्रोजेनी में टेल आ गया। अब इस प्रोजेनी में मेल और फीमेल वापस से टेल कट करके वापस से मीटिंग करवाई, तो जो F2 जनरेशन में प्रोजेनीज आई उनमें भी वापस से टेल आ गया।
तो क्या बताता है ये कि जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। तो यहीं पे लमार्क की थ्योरी फुसफुस हो गई। अब देखिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है बच्चा। लमार्क इस बात पे तो सही है कि अगर आप कुछ ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो वो थोड़ा वेल डेवलप्ड हो जाता है, पर ये इंटायरली करेक्ट नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप खूब पढ़ रहे हैं ना हमेशा। अब आपने ये देखा होगा कि ज्यादातर पढ़ाकू बच्चों को चश्मा लगा होता है ना। आप ज्यादा टाइम, अगर आप स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, आप ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो यू आर मोर लाइकली टू डेवलप डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आई। तो ये बात तो यहां गलत हो गई। इस कंडीशन में आईज बहुत ज्यादा डेवलप होनी चाहिए थी। दूसरा, आपका जो दिल है, जब से आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले ही इनफैक्ट आपको मैंने पढ़ाया है मैंने रिप्रोडक्शन में कि जैसे ही फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट होता है, फीटस का हार्ट डेवलप हो जाता है और धड़कना चालू कर देता है। तब से लेकर आपके मरने तक हार्ट काम कर रहा है। हार्ट जब इतना इस्तेमाल किया जा रहा है तो हार्ट एनलार्ज होना चाहिए ना। जिस चीज को आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो वेल डेवलप्ड होता है तो हार्ट एनलार्जमेंट हो जानी चाहिए थी। पर अगर हार्ट एनलार्ज हो गई तो दैट इज एन इंडिकेटिव ऑफ डिसऑर्डर। तो ये बात सही नहीं है। पर ऑन दी अदर साइड ऑफ इट, आपने वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स का नाम सुना होगा। आगे मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी कि आपकी जो टेल बोन है, बहुत सारी चीजें हैं ना, प्रेजेंस ऑफ निपल इन केस ऑफ मेल, है ना, बहुत सारी चीजें। अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये सारी बातें हम अगली क्लास में सीखेंगे। पर जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं उनका तर्क ये है कि हमारे एंसेस्टर्स में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, फंक्शनल थे, पर आज के डेट में, प्रेजेंट डे में, ये स्ट्रक्चर्स नॉन फंक्शनल हैं। मतलब हो सकता है एंसेस्टर ने उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बंद कर दिया हो गया, जो कि आज के डेट में वो क्या हो गई है, नॉन फंक्शनल। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, है ना, ये कुछ हद तक तो सही है, ये तो मैं बोलूंगी। तो ये लेमार्क की थ्योरी क्या आपको समझ आई? चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म वीजमैन के बारे में बताऊं। ये क्यों आया, ये थ्योरी क्यों आई? तो अभी लेमार्क की थ्योरी आई ना बच्चा, दैट इज जो भी कैरेक्टर्स अक्वायर्ड होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, ये सही नहीं। अब इसी को मोर करेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया वीजमैन के द्वारा। और वीजमैन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने लिया माइस, है ना, माइस लिया और माइस में क्या किया, टेल वॉज कट। ठीक, अब हमारे पास एक मेल माइस है और एक फीमेल माइस है, और ये दोनों ही कौन सा जनरेशन बच्चा, पेरेंटल जनरेशन। कैसी हैं ये, टेल्ड हैं या टेललेस है? तो आप बोलेंगे दे आर एक्चुअली टेल लेस। पर अब जो इनका प्रोजेनी बना है इसको आप क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोल दोगे क्या? तो ये क्या है, F1 जनरेशन। कैसा था, टेल लेस या टेल्ड? टेल्ड था भैया, है ना। तो F1 जनरेशन वॉज टेल्ड, मतलब टेल यहां पर प्रेजेंट। फिर इन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन में वापस से मेल और फीमेल का टेल कट करके मेट करवाया। फिर क्या बन गया हमारा, F2 जनरेशन। एंड F2 जनरेशन में अगेन क्या देखने को मिल गया, टेल। और ऐसा इन्होंने बहुत सारे जनरेशन तक, लगभग 22 जनरेशन तक इन्होंने ऐसा किया और देखा कि हर जनरेशन में बार बार टेल क्या हो जाती थी, आ जाती थी। तो वीजमैन ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के सेल्स होते हैं। वीजमैन किस कंक्लूजन पे पहुंचे, तो उन्होंने बोला किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं बच्चा सोमैटिक सेल। क्या होते हैं, सोमैटिक सेल। और एक होता है जर्म सेल।
ठीक, सोमैटिक सेल का साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? सोमैटोप्लाज्म। सोमैटिक सेल का साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? सोमैटोप्लाज्म। एंड जर्म सेल का साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? जर्म प्लाज्म, है कि नहीं? तो दिस वुड बी कॉल्ड जर्म प्लाज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के सेल्स। तो ये जो जर्म सेल्स हैं विच आर नथिंग बट गेमीट्स। तो वीजमैन ने बोला whatever changes that has been acquired or the changes which have occurred in the germplasm that is only going to pass on to next generation. अगर कोई चेंज सोमैटोप्लाज्म में हुआ है तो वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा। ठीक, तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म क्या कहती है कि जर्म प्लाज्म में हुई चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगी, सोमैटोप्लाज्म में जो भी चेंजेस आया है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा। क्या ये निष्कर्ष समझ आया आपको? तो ये मैं लिख देती हूं। सो चेंजेस दैट occur in germplasm get passed on to next generation. Is that clear everyone? तो हमने लेमार्किज्म पढ़ा, फिर अब हमने वीजमैन की थ्योरी भी पढ़ डाली। बताइए इतनी बातें क्लियर? अब आते हैं हम अगली थ्योरी पर, विच इज डार्विनिज्म। ठीक, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी हस्ती डार्विन, चार्ल्स डार्विन। 1809 में इनका जन्म हुआ और 1882 में डेथ हुई। 1809 में जन्म हुआ और मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे लेमार्क की जो किताब आई थी वो भी 1809 में ही पब्लिश हुई थी बच्चे। देखिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इनका लाइफ था। कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो डार्विन जो है वो इंग्लैंड में जन्म हुआ था। डार्विन का 1809 में जन्म हुआ और ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज अ बॉर्न नेचुरलिस्ट, है ना। उनको नेचर में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, पर इनके जो पिताजी थे उन्होंने बोला भैया कि नेचर को पढ़ने से घर बार नहीं चलता है, तो थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करो। उनका दाखिला करवा दिया मेडिकल स्कूल में। अब मेडिसिन पढ़ने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बिल्कुल बोरिंग लगा उनको, है ना भैया। तो इन्होंने थोड़ी क्रेजी, है ना, थोड़ा सा तूफानी किया, मेडिकल स्कूल से हट गए, ड्रॉप आउट। और फिर इन्होंने एडमिशन लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और वहां इन्होंने अपनी पढ़ाई चालू करी थियोलॉजी की। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, गॉड है, इनके बारे में उन्होंने जानना शुरू किया। और उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही इनकी जान पहचान हुई एक बॉटनी के प्रोफेसर से। हेंस्लो नाम के प्रोफेसर थे, उनसे इनकी जान पहचान हुई। और फिर उन्होंने ही इनको पुश किया कि 1831 में एक शिप थी जिसका नाम था HMS बीगल। ठीक, HMS का फुल फॉर्म है हर मैजेस्टीज शिप। ठीक, HMS बीगल नाम की एक शिप थी जो कि 1831 में वॉयाज के लिए जा रही थी। वॉयाज के लिए जा रही मतलब, और 5 साल, 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल के भ्रमण पे जा रही थी ये शिप। क्यों जा रही थी? तो जो ब्रिटिश नेवी है उनके लिए एक्चुअली जो पाथ था उसको नेविगेशन के लिए रूट डिसाइड करना था, जानना था। उस जानकारी को कलेक्ट करने के लिए ये जो शिप थी वो वॉयाज पे जाने वाली थी 5 साल के लिए। तो ना डार्विन ने दायां देखा ना बायां देखा और शिप पे चढ़ गए और 5 साल तक अलग अलग रूट में अलग अलग आइलैंड, अलग अलग मेनलैंड की स्टडी करी। वहां पे जितने भी स्पीशीज थे, जो भी डाइवर्सिटी मौजूद थी, उन सारे डाइवर्सिटी को नोट डाउन किया, है ना। डेटा कलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च का। तो डार्विन ने इन सारे डेटा को कलेक्ट किया और वापस आए। 1836 में वॉयाज क्या हुआ? एंड हुआ। 1836 में वापस आ गए
और फिर उस डेटा को एनालाइज करने में लग गए। इन द ईयर 1838 इनका सामना हुआ एक ऐसे पर जिसको एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थॉमस माल्थस। माल्थस एक इकोनॉमिस्ट थे, है ना, इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने पॉपुलेशन पे ऐसे लिखी थी कुछ, बहुत सारे उन्होंने डेटास, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस वहां लिखे थे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा डार्विन को, और उनको अपने कंक्लूजन पे पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान है थॉमस माल्थस की स्टडी का। और तब जाके डार्विन ने कुछ कंक्लूजन अक्वायर किया जिसके बारे में अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। पर इस पेपर को जिसको डार्विन ने पब्लिश करवाया, जब वो कंक्लूजन पे पहुंचे, वो पहुंचा एक साइंटिस्ट के पास जिनका नाम था, चलिए, तो एक साइंटिस्ट थे, है ना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चा। उन साइंटिस्ट के पास ये जो हमारा जो भी डार्विन का जो भी डेटा था वो पहुंचा उन साइंटिस्ट के पास, है ना, और उनको स्ट्राइकिंगली जो भी चीजें थी डार्विन की कंक्लूजन की, वो बिल्कुल इनको भी कैसी लगी, सिमिलर लगी, वो भी सेम कंक्लूजन पे पहुंचे थे। ठीक, उन्होंने मलय आर्किपेलागो पे काम किया था, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, है ना, चिंता ना करें। तो मलय आर्किपेलागो पे जो भी डाइवर्सिटी वगैरह मौजूद है उन पे स्टडी करी थी उन साइंटिस्ट ने, और तब जाके जब दोनों का काम, है ना, दोनों ने एक दूसरे का काम देखा तो जॉइंटली दोनों ने एक पेपर पब्लिश करी। बाद में डार्विन ने भी अपना इंडिविजुअल बुक पब्लिश करी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम से, है ना। तो बहुत लंबी कहानी है वैसे तो, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको बताती हूं कि माल्थस का पेपर पढ़ने के बाद डार्विन किस कंक्लूजन पे, किस ऑब्जर्वेशन को देखा और किस कंक्लूजन पे पहुंचे, वो सारी बातें आज मैं आपको बताती हूं। चलिए, तो कुछ ऑब्जर्वेशन सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो एक सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पॉपुलेशन में अगर होता है तो उस ऑर्गेनिज्म के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, अपने मैक्सिमम प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे। ठीक, मैक्सिमली वो क्या करना चाहता है, रिप्रोड्यूस करना चाहता है। सब में रिप्रोडक्शन एबिलिटी सेम नहीं होती, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में थोड़ी कम होती है। इसी को हम बोल देते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। क्या बोल देते हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, हर ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना चाहता है, और हम बोलेंगे इसी चीज को दूसरे शब्दों में that a population has a tendency to increase exponentially। एक्सपोनेंशियली कोई भी पॉपुलेशन अगर प्रोजेनी खूब सारा बनाएगा तो पॉपुलेशन किस आधार पे बढ़ना चाहिए, एक्सपोनेंशियली बढ़ना चाहिए। पर एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ये भी था उनका कि भैया ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन तो ऐसा नहीं है कि भैया बढ़ना तो एक्सपोनेंशियली चाह रही है, पर टाइम द टाइम ये नियरली कांस्टेंट ही रह रही है, बहुत ज्यादा ऐसे बदलाव पॉपुलेशन साइज में नहीं आ रहा। पॉपुलेशन इज नियरली व्हाट, कांस्टेंट। हाउ कम इट इज पॉसिबल दैट ऑर्गेनिज्म आर ट्राइंग टू increase their number exponentially but the population size is remaining nearly constant? कैसे पॉसिबल है ये? तो उन्होंने वापस से एक कंक्लूजन डिराइव किया कि भैया भले ही ऑर्गेनिज्म इतने सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस करना चाहे, पर नेचर तुरंत उसके सामने क्या रख देती है, एक शर्त रख देती है। जैसे आप शॉपिंग पे जाते हैं तो लिखा होता है ना कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, पर वहीं एक स्टार मार्क होता है और नीचे लिखा होता है कि जब तक आप 6000 या उससे ज्यादा की शॉपिंग नहीं करेंगे तब तक ये 20% ऑफ नहीं मिलेगा। बस नेचर ने वही टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए कि भैया ठीक है, तुम्हारे अंदर इनहेरेंट कैपेसिटी है कि तुम मैक्सिमम प्रोजेनी प्रोड्यूस करो, पर शर्त ये है कि मैंने तुम्हारे पास नेचुरल रिसोर्सेस क्या रख दिए हैं, लिमिटेड रख दिए। रिसोर्सेस लिमिटेड है, अगर तुम बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर भी लोगे तो आपस में इनका क्या होगा, टकराव होगा। आपस में इनमें क्या होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होने वाला है।
सब एग्जिस्ट करने के लिए क्या कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। टाइम दर टाइम नेचर कुछ ऐसे कंडीशंस फेंकते रहती है, जैसे बहुत सारे कंडीशंस, फॉर एग्जांपल कैटास्ट्रॉफी, है ना, अलग अलग, जैसे पैंडेमिक भी क्या था, एक तरीके का कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ही था, जो कि क्या करता है बच्चा, पॉपुलेशन साइज को नियरली कांस्टेंट रखने में मदद करता है। तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ना चाहता है, पर पॉपुलेशन साइज तब भी बढ़ना तो चाहता है एक्सपोनेंशियली, पर फिर भी फेयरली क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है, तो झट से कंक्लूजन आया कि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। नेचर टाइम दर टाइम क्या करती है, कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट भेजते रहती है, जो कि पॉपुलेशन साइज को कांस्टेंट रखने में मदद करता है। थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में अगर मैं पढ़ाऊं, तो स्ट्रगल 3 टाइप का मैंने लिखा हुआ है बच्चा, एक है इंट्रा स्पेसिफिक, एक है इंटर स्पेसिफिक, और एक है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। याद रखें, जो इंट्रा है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। तो इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक स्पीशीज के ही इंडिविजुअल्स के बीच स्ट्रगल, इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज एंड इंडिविजुअल ऑफ अनदर स्पीशीज, इन दोनों के बीच अगर स्ट्रगल हो तो हम बोलेंगे दो स्पीशीज के बीच में स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रगल का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है और नेचर है, इन दोनों के बीच स्ट्रगल। फॉर एग्जांपल ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल लड़ रहा है अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए। समझ आई बात? तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब स्ट्रगल बिटवीन organisms of struggle between organisms of same species। यहां पर between organisms of different species, और यहां पर between organism and environment। और कौन सी चीज ऐसी होगी जो स्ट्रगल करवाएगी ऑर्गेनिज्म को, दैट वुड बी फ्लड, ड्रॉट एटसेट्रा। क्लियर? तो एक बात ये क्लियर हो गई। फिर अब अगर स्ट्रगल हो रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच एग्जिस्टेंस के लिए, तो कोई जीत रहा होगा, कोई हार रहा होगा, कोई सरवाइव कर पा रहा होगा, कोई सरवाइव नहीं कर पा रहा होगा। मतलब कोई ज्यादा फिट है, कोई कम फिट है। जो ज्यादा फिट है वो सरवाइव कर रहा है, जो कम फिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो मर जा रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भैया कोई ज्यादा फिट है और कोई कम फिट है? क्या ऐसी चीज है जो किसी ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फिट बनाती? तो तुरंत झट से ऑब्जर्वेशन देखा कि जो हमारा पॉपुलेशन होता है उसमें पहले से ही मौजूद कुछ वेरिएशंस होते हैं। हमने बोल दिया पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन, वेरिएशन पहले से मौजूद उस पॉपुलेशन में होती है। अब इस वेरिएशन की वजह से ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा फिट होते हैं। मतलब कुछ ऐसे वेरिएशंस होंगे जो कि ऑर्गेनिज्म को क्या बना रहे होंगे, ज्यादा फिट बना रहे हैं, मतलब वो स्ट्रगल कर पाएगा, जीत जाएगा। और जिसके पास यूजफुल वेरिएशन है, जो स्ट्रगल सस्टेन कर पाया, जो अंत तक खेल पाया, जिंदा रह पाया, अपने आप को रख पाया, वही नेचर को सबसे ज्यादा प्रिय है। नेचर उसी को क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। नेचर के लिए वही सबसे ज्यादा फिट है।
तो जिसके अंदर ऐसे वेरिएशन जो उसको क्या करे, नेचर के द्वारा सेलेक्ट करवा पाए, तो हम बोलेंगे ये जो बिल्ट इन वेरिएशन है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिटनेस, और जो ज्यादा फिट होगा नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। तो इसी को हम बोल सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना बच्चा, ये इस टर्मिनोलॉजी इसका इस्तेमाल किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसका इस्तेमाल किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और नेचुरल सिलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया था डार्विन ने। दोनों का एक ही मतलब है। समझ आई बात? तो ये एक्चुअली पॉइंट था किसका? डार्विनिज्म का, जो कि इंस्पायर्ड है माल्थस के एसे से। ठीक, अब इससे नया पॉपुलेशन कैसे बनता है? तो बस देखिए, ये जो वेरिएशन है जो कि ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फिट बनाता है, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया, अब यही जब रिप्रोड्यूस करेगा तो ये वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता रहेगा? ट्रांसफर होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, और एक्यूमुलेट होते 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 इवेंचुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देगा, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ही कहलाता है स्पीसिएशन। तो मैं ये पॉइंट लिख दूं दैट वेरिएशन accumulates generation after generation and gave rise to new species, gave rise to new species। और इसी फेनोमेना को हम क्या बोल देते हैं बच्चा? दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन। नई स्पीशीज का बनना ही क्या कहलाता है? स्पीसिएशन। क्या ये बात समझ आई आपको? तो ऐसे बनता है नया स्पीशीज। पर कुछ ड्रॉबैक क्या है ना? यहां से एक बात तो तय है कि वेरिएशन हो रहा है, पर जो डार्विन थे उन्होंने मेंडलिज्म वगैरह थोड़ा नहीं पढ़ा। इनको ये तो पता है कि वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फिट बना रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो ये एक्सप्लेन कर पाए, पर अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बता पाए कि वेरिएशन आखिर आ कैसे रहा है, ये इसका जेनेटिक बेसिस क्या है, ये एक्सप्लेन डार्विन नहीं कर पाए। तो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट ही कुड नॉट एक्सप्लेन। और भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, पर उसकी चर्चा हमें नहीं करनी, हमारे लिए उतना जरूरी नहीं। एक और चीज बच्चा याद रखिएगा, जो डार्विनिज्म है उसके बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स, टू की पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म एनसीईआरटी ने लिखा है। एक है ब्रांचिंग डिसेंट और एक है नेचुरल सिलेक्शन। बहुत सारे पोस्टुलेट्स देखे हमने, है ना भैया, बहुत सारी बातें सीखी। टू की पॉइंट्स, ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर सेलेक्ट्स यूजफुल वेरिएशन, नेचर selects useful variation। ठीक है क्या? और इसी को हम बोल सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है क्या? चलिए याद रखिएगा, ये जो फिटनेस है ना, डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी थी।
है ना, फिटनेस इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो डार्विन meant fitness in terms of reproductive fitness। मतलब डार्विन ने जो फिटनेस की चर्चा करी वो फिटनेस किसके संदर्भ में था, किसके रिगार्डिंग था, तो वो था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसका मतलब वो इंडिविजुअल जो कि फिट है, जिसको नेचर सेलेक्ट कर रहा है, दैट इंडिविजुअल वुड बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस या दे वुड बी लीविंग मोर प्रोजेनीज। ठीक, तो दे आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी और इसी को बोला गया रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक, अब आते हैं ब्रांचिंग डिसेंट पर। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या है? ब्रांचिंग और डिसेंट सीखते हैं बच्चा। तो डिसेंट का मतलब है टू डिसेंड डाउन। देखिए जरा, ये है कोई एंसेस्टर, ठीक, आगे हम इसी की बात करेंगे भैया। आज बहुत सारे एंसेस्ट्रल फॉर्म्स, कैसे किसका हमारा एवोल्यूशन हुआ है, सब पढ़ाऊंगी आज मैं। तो हमारे पास एक एंसेस्ट्रल फॉर्म है। इस एंसेस्ट्रल फॉर्म में क्या हुआ है, कुछ वेरिएशन हुए होंगे, एक्यूमुलेट हुआ है, जिसकी वजह से एक नया फॉर्म बना। कुछ दूसरे टाइप का वेरिएशन एक्यूमुलेट होने पर कोई दूसरा टाइप का फॉर्म बन गया होगा। इससे कुछ अलग अलग फॉर्म बने होंगे। समझ आ रही है बात? इससे कुछ अलग फॉर्म बने होंगे, इससे कुछ अलग फॉर्म बने होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? मतलब एक एंसेस्टर है और उसमें अलग अलग किस्म के वेरिएशंस एक्यूमुलेट होने की वजह से अलग अलग लाइफ फॉर्म क्या हो रहे हैं, डिसेंड डाउन हो रहे हैं। ठीक उसी भांति जैसे ट्री के ट्रंक से अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक वैसे ही उस एंसेस्ट्रल फॉर्म से अलग अलग स्पीशीज क्या हो रही है, ब्रांच ऑफ हो रही है। तो इसी को बोला गया ब्रांचिंग डिसेंट। याद रखिएगा, दिस ब्रांचिंग डिसेंट इंडिकेट्स टुवर्ड्स कॉमन एंसेस्ट्री। ये किसकी तरफ इशारा करता है, कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब आज जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, कहीं ना कहीं बहुत टाइम पहले उन सब का एंसेस्टर क्या रहा होगा, कॉमन रहा होगा। तो याद रखिएगा ब्रांचिंग डिसेंट, सबसे पहली बात, स्पीशीज branch off from their ancestors. It indicates towards common ancestry। बताइए क्या ये बातें समझ आई हैं आपको? ठीक, तो ये था हमारा डार्विनिज्म। अब डार्विनिज्म के बाद हम पढ़ते हैं बच्चा म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगे द व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी और ये म्यूटेशन थ्योरी क्या क्या बातें कहती है, सबसे पहले समझे। तो ह्यूगो द व्रीज ने एक प्लांट है जिसमें बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व किए थे और तब जाके वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे, एंड दैट प्लांट वाज इनोथेरा लमार्कियाना। आप पढ़ते हैं इवनिंग प्रिमरोज, है ना, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं आप। और इस प्लांट पे उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे और तब जाके वो कंक्लूजन पे पहुंचे। तो इन्होंने क्या बोला, तो सबसे पहला पॉइंट है म्यूटेशन थ्योरी का, that mutation arises from time to time amongst individuals of naturally breeding population। आज के डेट में आपको पता है म्यूटेशन क्या है? इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इस प्लांट को स्टडी किया और उनमें अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उन्होंने देखे, है ना, जैसे लीफ देखा, पेटल्स देखे, फ्लावर का साइज देखा, ये सब देखा, बहुत सारी स्टडी करी इन्होंने। तो उन्होंने देखा कि जो
पिछला जनरेशन था और जो अगला जनरेशन था उसमें कुछ कैरेक्टर्स अचानक से ऑल ऑफ अ सडन अपीयर हो गए। इन्होंने बोला कि भैया सिंगल स्टेप, ये जो वेरिएशन की बात जो डार्विन कर रहे थे कि ये वेरिएशन धीरे धीरे हौले 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 होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होता है, एक्यूमुलेट होता है और बहुत टाइम बाद नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है। मतलब वेरिएशन क्या है, बिल्कुल छुटकू सी एंटिटी है, धीरे धीरे ग्रेजुअली 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 एक्यूमुलेट होके नई स्पीशीज बनाती है। ऐसा नहीं होता। किसने बोला? ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज ने बोला कि भैया इतने हौले हौले नई स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होता। नई स्पीशीज एकदम धड़ल्ले से एक ही स्टेप में बन जाती है। ये जो वेरिएशन होता है ये स्मॉल स्केल नहीं, लार्ज स्केल होता है, सिंगल स्टेप में हो जाता है, जो कि नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है। तो उन्होंने स्मॉल स्केल वेरिएशन की बात नहीं की, इन्होंने लार्ज स्केल वेरिएशन, लार्ज स्केल म्यूटेशन की बात करी, जिसको सॉल्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सॉल्टेशन। लार्ज स्केल सिंगल स्टेप म्यूटेशन, which is also known as सॉल्टेशन। मैंने आपको सॉल्टेटरी कंडक्शन पढ़ाया था क्या? नर्व इंपल्स का कंडक्शन। सॉल्टेर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली टू जंप, जंप करना। तो सॉल्टेशन वर्ड वहीं से आता है। तो ये जो सॉल्टेशन है इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो एक फॉर्म से जो दूसरा फॉर्म अराइज हुआ है वो एक ही स्टेप में जंप करके आ गया है। मतलब ये जो वेरिएशन है, जो म्यूटेशन है, वो क्या है? लार्ज स्केल सिंगल स्टेप म्यूटेशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्टेशन। ठीक। ये जो म्यूटेशन है वो टाइम बाय टाइम ऑर्गेनिज्म में आता रहता है। ये म्यूटेशन लार्ज है, सडन है, और ये हेरिटेबल भी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन भी होता है। तो ये जो म्यूटेशन था क्या वो डार्विन के वेरिएशन से अलग था? बिल्कुल डिफरेंस था। डार्विन का वेरिएशन कैसा था? स्मॉल था, ग्रेजुअल था, पर ये कैसा है? लार्ज स्केल है ना, सडन है। म्यूटेशन में अकर इन एनी डायरेक्शन। मतलब याद है आपको जो वेरिएशन था डार्विन का, वो वेरिएशन फिटनेस प्रोवाइड करता था। मतलब उसकी एक दिशा थी कि भैया ये वेरिएशन फिटनेस प्रोवाइड कर रहा है। पर यहां का जो म्यूटेशन है वो रैंडम हो रहा है। अगर ये इंडिविजुअल को फिट बनाएगा तो नेचर इसको सिलेक्ट करेगी, अगर नहीं बनाएगा तो। फॉर एग्जाम्पल, आपके गट में बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, है ना, तो एंटीबायोटिक्स अगर आप खा रहे हैं तो जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होगी वो क्या करेंगी? सर्वाइव कर जाएंगी। जो नहीं होंगी वो सर्वाइव नहीं करेंगी, मर जाएंगी। ठीक। तो आप अगर एक बैक्टीरियल सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें अगर आपने एंटीबायोटिक डाल दिया तो एंटीबायोटिक जब गया उस टेस्ट ट्यूब में तो वो बैक्टीरिया जिसके अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ होगा जो उसको उसके रेजिस्टेंट बनाता है वो सर्वाइव कर जाएंगी, और जो बैक्टीरिया जिसके अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ होगा जो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ना बनाए, फॉर एग्जांपल सेंसिटिव बना दे, तो वो क्या हो जाएगा? दम तोड़ देगा उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में। मतलब म्यूटेशन इस चीज का मोहताज नहीं है कि भैया ये आपको एडवांटेज ही प्रोवाइड करे। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के आने की वजह से म्यूटेशन नहीं होता, म्यूटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको पढ़ाना नहीं है मुझे, है ना, पर मैं उसका जिक्र अभी कर रही हूं इनडायरेक्टली। लेडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट था, रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट नाम बोलते हैं उसको। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि बैक्टीरिया के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो एंटीबायोटिक के जाने की वजह से नहीं आती, ये रेजिस्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कुछ पॉपुलेशन में ड्यू टू म्यूटेशन, जो कि एंटीबायोटिक के जाने के बाद केवल सेलेक्ट कर ली जाती है। एंटीबायोटिक के जाने के बाद म्यूटेशन नहीं आती, म्यूटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। एंटीबायोटिक गया जिसकी वजह से वो केवल सेलेक्ट हो गई, रेजिस्टेंट कॉलोनी सेलेक्ट हो गई, सेंसिटिव मर गई।
समझ आई क्या बात है ना? तो हम बोल रहे हैं म्यूटेशन में अकर इन एनी डायरेक्शन, म्यूटेशन बस हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ, अगर उसको फिटनेस प्रोवाइड किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, मतलब म्यूटेशन की कोई दिशा नहीं है। तो म्यूटेशन है डायरेक्शन लेस, हम बोल सकते हैं रैंडम या डायरेक्शन लेस। इन्वायरमेंटल कंडीशन आने पर म्यूटेशन होता है क्या? नहीं, म्यूटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है क्या? यस, और इसी चीज को हम बोलेंगे म्यूटेशंस आर प्री अडैप्टिव। इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोला जा सकता है? म्यूटेशन आर प्री अडैप्टिव। चलिए, तो कुछ चीजें कंपेयर करते हैं और यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो डार्विन का वेरिएशन था और जो ह्यूगो डी व्रीज का वेरिएशन था जिसको म्यूटेशन बोला गया, इनमें क्या डिफरेंसेस थी? सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी की। तो हम बोलेंगे डार्विन का वेरिएशन भी क्या था बच्चा? हेरिटेबल था क्या? बिल्कुल। और ये जो ह्यूगो डी व्रीज का म्यूटेशन है ये भी क्या है? हेरिटेबल है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होगा। दूसरा, जो डार्विन का वेरिएशन था वो कैसा था? स्मॉल एंड ग्रेजुअल, एंड ये फिटनेस प्रोवाइड करता था, तो हम बोलेंगे इसकी एक दिशा है जो कि टुवर्ड्स मोर फिटनेस की तरफ जा रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करवा रही है, इसको बोलेंगे डायरेक्शनल। पर वही ह्यूगो डी व्रीज का जो म्यूटेशन था वो कैसा था? लार्ज स्केल था, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? सॉल्टेशन। ग्रेजुअल नहीं, सडन था, अचानक से होता था। एंड दिस वाज एक्चुअली डायरेक्शन लेस। डायरेक्शन लेस मतलब इट वाज रैंडम। ये डिफरेंस याद रखिएगा। क्लियर है क्या बच्चा? तो अब हमने म्यूटेशन थ्योरी भी पढ़ ली। अब देखिए, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आज के डेट में एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है, अलग अलग स्पीशीज के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है, स्पीसिएशन को एक्सप्लेन करती है, दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ठीक, इनमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। इन्होंने बोला कि भैया अगर ये ऑल ऑफ अ सडन म्यूटेशन हो रहा है और ये म्यूटेशन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, कभी कभार इक्का दुक्का, कभी कभार क्या हो जाए, ये वेरिएशन, ये जो म्यूटेशन है वो लार्ज स्केल का देखने को मिले, तो अगर इक्का दुक्का दफा हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है, तो ये इतने सारे वेरिएशंस कैसे करवा रहा है, इतने सारे स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे करवा रहा है? बहुत सारी बातों को म्यूटेशन थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो आज के डेट में हमारे पास जो थ्योरी मौजूद है वो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दैट इन सारी थ्योरी में जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट था उन सबको मिला के और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके और एक प्रॉपर परफेक्ट थ्योरी बनाई गई। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, हाल्डेन, डॉब्जांस्की, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, नाम नहीं लूंगी, है ना, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या क्या बोलती है बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि ये मेंडलिज्म को भी इनकॉर्पोरेट करती है अपने अंदर, क्योंकि मेंडलिज्म में जेनेटिक एस्पेक्ट, जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं हम। तो हम बोलेंगे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इंक्लूड्स क्या क्या? सबसे पहली चीज तो हम बोलेंगे वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन। कैसा वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन। और ये जेनेटिक वेरिएशन कैसे आ सकता है? तो अलग अलग तरीके हैं वेरिएशन आने के, जैसे म्यूटेशन एक तरीका है, म्यूटेशन इज नॉट द ओनली वे, म्यूटेशन इज वन ऑफ द वेज। ठीक, म्यूटेशन। साथ ही साथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पता है ना आपको, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि कब होता है? मियोसिस के दौरान, और गेमीट्स तो मियोसिस से ही बनते हैं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी। इसे तो आप बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज रोल इन एवोल्यूशन, क्योंकि दैट इज जब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, गेमीट बनेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। चलिए,
ये वेरिएशन और कैसे आ सकता है बच्चा? तो ये वेरिएशन आ सकता है क्रोमोसोमल एबरेशन से। पढ़ते हैं ना आप, क्रोमोसोमल एबरेशन से, या प्लॉइडी चेंज हो जाए, सेग्रीगेशन प्रॉपर ना हो, उससे भी चेंज आ सकता है, तो एटसेट्रा। तो इन सारी चीजों से वेरिएशन आ सकता है। तो हम बोलेंगे ये किसका पॉइंट है? मेंडलिज्म का, है ना, मेंडलिज्म इंक्लूडेड। इसके अलावा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बोलती है दैट आइसोलेशन भी क्या करती है? नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉपुलेशन है ना, एक पॉपुलेशन है जिसमें हमारे पास, मान लेते हैं ये पॉपुलेशन मौजूद है। पॉपुलेशन का डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे सेम स्पीशीज का जो के इंडिविजुअल्स सिमिलर सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन पर एक पर्टिकुलर टाइम में मौजूद होंगे, हम क्या बोल देंगे? पॉपुलेशन। मतलब इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो हम बोलेंगे ये पॉपुलेशन है हमारी। अब क्या हो गया, कुछ ऐसी विपदा आई कि ये जो हमारा लैंडमास है वो क्या हो गया? सेपरेट हो गया, और बीच में आ गई है भैया अंबुजा सीमेंट की बनी एक दीवार, नहीं, माउंटेन आ गया। ठीक, कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, ये वाला ऑर्गेनिज्म इधर नहीं, ये वाला पॉपुलेशन इधर नहीं। अभी तो ये स्टार्टिंग में क्या थे? एक ही पॉपुलेशन थे, पर बीच में क्या आ गई? दीवार। अब इधर के इंडिविजुअल्स इधर नहीं जा सकते, इधर के इंडिविजुअल्स इधर नहीं जा सकते, है ना। अब क्या होगा? वेरिएशन इस पॉपुलेशन में भी एग्जिस्ट करेंगी और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहेंगी। वेरिएशन इस पॉपुलेशन में भी आता रहेगा और एक्यूमुलेट करता रहेगा, पर इसका वेरिएशन और इसका वेरिएशन आपस में एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इसके वेरिएशन के इकट्ठा होने से ये ऑल टुगेदर अलग स्पीशीज हो जाएगी, इसके वेरिएशन इकट्ठा होने से ये ऑल टुगेदर अलग स्पीशीज हो जाएगी। मतलब आइसोलेशन से भी नए नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, चलिए फिर हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। समझ आई बात? वो वेरिएशन जो अडेप्टिव एडवांटेज देता होगा स्पीशीज को, नेचर उसको सेलेक्ट कर लेगी। ठीक है क्या? तो ये सारी बातें करता है हमारा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। याद रखिएगा, जो भी थ्योरीज, अर्लियर गिवन थ्योरीज के जो भी प्लस पॉइंट्स थे, उनके साथ साथ मेंडलिज्म वगैरह और मॉडर्न आइडिया को कलेक्ट करके ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी डिराइव करी गई है। तो ये सारी थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं, जो कि स्पीसीएशन को क्या करता है? बताता है कि भैया हाँ, स्पीशीज ऐसे बनते होंगे, एवोल्यूशन ऐसे होता होगा। बढ़े आगे। अब हम बात करेंगे उन सारे चार्ट की जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसको समझने में बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है ना। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ाऊंगी बच्चा, है ना। बिल्कुल डायरेक्टली तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, पर ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ आप देखिए पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनरी। भैया ये क्या है ना। तो बस इसी चीज को मैं थोड़ा आपको जस्टिफाई कर पाऊं, इसके लिए सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको सिखा देती हूँ, ताकि आप इन सारे टर्मिनोलॉजी से अवगत हो जाए, है ना। चलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ते हैं। टाइम स्केल का मतलब पता है आपको? वैसे जो स्केल होती है आपकी, है ना, जो मेजरिंग स्केल है, उसमें आपको पता है ना, डिमार्केशन लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या होता है? तो जियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ अर्थ बेसिकली। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब जो अर्थ आई है, जैसे ही ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से लेकर आज तक प्रेजेंट डे अर्थ, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं अर्थ पर। पहले से लेके आज तक अर्थ पे क्या हुआ है? बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। इन्हीं घटनाओं को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए।
क्या कर दीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। मतलब जो हमारा प्रीवियस जो भी इवेंट्स हुआ होगा उसको आप एंशियंट से क्या करें, रीसेंट तक क्या कर दें, उसको आप सीक्वेंशली अरेंज कर दें, और इसी को आप बोल देते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक, तो जैसे आपका जो पूरा लाइफ स्पैन होता है उसमें अलग अलग स्टेजेस आती है ना बच्चा, जैसे बर्थ के बाद और प्यूबर्टी आने से पहले पूरा जुवेनाइल स्टेज चलता है, फिर आता है आपका अडल्टहुड, फिर आता है आपका सेनेसेंस जिसमें एजिंग होती है ना। तो वैसे ही अर्थ के जो भी अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग घटनाएं आप पढ़ने वाले हैं, तो घटनाओं को पढ़ने से पहले हमने अर्थ के वो जो टाइम है ना, अर्थ के बनने के बाद जो भी टाइम है, जो भी हिस्ट्री है अर्थ की, उसको अलग अलग एरा, पीरियड और एपॉक में डिवाइड कर दिया है। ठीक, याद रखिए, एरा, 4 एरा में डिवाइड किया गया है अर्थ की हिस्ट्री को। और अगर मैं एक एरा की बात करूं तो उस एक एरा के अंदर डिवीजन, जैसे आप एंजाइम से पढ़ते हैं ना, क्लास एक क्लास का फर्दर सब डिवीजन सब क्लास कहलाता है, एक सब क्लास का फर्दर सब डिवीजन कहलाता है सब क्लास। वैसे ही एरा, 4 एरा पढ़ेंगे आप, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, 4 एरा पढ़ेंगे। अब कुछ एरा है जिस एरा के अंदर वापस से उसको तोड़ा गया है, किसमें, पीरियड्स में। किसमें तोड़ा गया है, पीरियड में। अब एक पीरियड के अंदर भी अगर सब डिवीजन हो जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, एपॉक्स। समझ आई बात। तो अर्थ की हिस्ट्री को एराज में डिवाइड किया गया है, 4 एरा में, और एक एरा मान लेते हैं क्या है, अर्थ की हिस्ट्री है, 4 एरा में डिवाइड किया गया। एक एरा, सारे एरा में नहीं, कुछ एरा के अंदर वापस से सब डिवीजन किए गए, उस सब डिवीजन को क्या बोलोगे, पीरियड्स। कुछ पीरियड में एक पीरियड माना, उस पीरियड के अंदर वापस से सब डिवीजन किया गया, क्या बोलोगे, एपॉक। समझ आई बात। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में कोई पीरियड और कोई एपॉक नहीं है। और प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या इवेंट्स हुए थे, तो याद रखिएगा, ऑरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर, क्या, ऑरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, ऑरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स एटसेट्रा। इसके बाद एनिमल्स वगैरह का भी ऑरिजिन हो गया। यूकैरियोट्स आए होंगे, उसके बाद एनिमल्स आए होगा, क्योंकि एनिमल को आप मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो ये सारी घटनाएं कब हुई हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा। ये जो पूरा लिस्ट में आपको चार्ट बता रही हूं ना बच्चा, ये मैं बता रही हूं एंशिएंट से लेकर रिसेंट की तरफ, मतलब पिछले से लेके रिसेंट की तरफ हम जाएंगे। पहले एकदम एंशिएंट की बात करेंगे, फिर हम रिसेंट की तरफ आएंगे। समझ आ रही है बात। तो जो सबसे पहला हमारा एरा है, जो सबसे पुराना एरा, दैट इज व्हाट, प्री कैम्ब्रियन एरा, जिसमें क्या हुआ होगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन, एनिमल का ओरिजिन, ये सब हुआ। अब आते हैं अगले एरा पे, जिसको बोला जाता है पैलियोजोइक। और इस एरा में हमारे पास हैं पीरियड्स। ठीक, जैसे आपके क्लास में होता है ना भैया 11th क्लास, तो उसके अंदर सब सेक्शंस होते हैं ना, 11A, 11B, 11C। वैसे ही इस एरा में पीरियड्स आए हैं, अलग अलग पीरियड्स। जो सबसे पहला पीरियड है, याद रखिए, कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कैसे याद रखोगे, कॉस डीसीपी। कैसे याद रखोगे, कॉस डीसीपी। इसमें सबसे एडवांस कौन होगा, रिसेंट कौन होगा बताना, तो ये वाला रिसेंट होगा, क्योंकि हम कैसे पढ़ रहे हैं, पीछे से लेके हम रिसेंट तक पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है क्या बात। चलिए, तो कॉस डीसीपी, तो कॉस डीसीपी का मतलब क्या है, तो सी से याद रखिएगा बच्चा, सी से होता है कैम्ब्रियन, ओ से होता है ऑर्डोविशियन, एस से होता है सिल्यूरियन, डी से होता है डेवोनियन, सी से होता है कार्बोनिफेरस, एंड पी से होता है पर्मियन। देखिए ईयन ईयन वाले ज्यादा हैं यहां पे, है ना। तो कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन,
कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये सब क्या है? पीरियड्स। अब यहाँ पे किसी भी पीरियड का कोई इपॉक नहीं है, मतलब पीरियड को फर्दर यहाँ पे कोई क्लासिफाई नहीं किया गया। देखिए अब हर पीरियड में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कुछ मेजर इवेंट अगर मैं आपको बताऊं तो कैम्ब्रियन में हुआ था बच्चा ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। कहां क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। याद रखिएगा कि अगर इस पीरियड में इनवर्टिब्रेट ओरिजिन किए हैं तो थोड़े वक्त के बाद जैसे ही अगले पीरियड में आप जाएंगे ये इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गए होंगे? फल फूल रहे होंगे, एकदम फ्लरिश कर रहे होंगे। और फ्लरिश कर रहे हैं मतलब बहुत डोमिनेंट हैं। और अगर डोमिनेंट हैं तो हम बोल देंगे उस पीरियड को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का गोल्डन एज। समझ आई बात? तो हम बोल देंगे ऑर्डोवेशन। कैम्ब्रियन में इनवर्टिब्रेट आए तो एज ऑफ इनवर्टिब्रेट किसको बोलोगे? ऑर्डोवेशन को। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। समझ आई बात? यहां ओरिजिन हुआ और यहां पर फ्लरिश कर रहा है, मस्त डोमिनेटिंग है, क्या बोलोगे? एज। अच्छा, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट है पर चुपके से किसी का ओरिजिन भी हो जाएगा। और आपको पता है इनवर्टिब्रेट के बाद क्या पढ़ते हो? वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट में पहले कौन आते हैं बच्चा? जॉलेस वर्टिब्रेट। पढ़ाया था ना मैंने वर्टिब्रेट में अग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा पढ़ाया था। अग्नाथा मतलब ए मतलब एब्सेंट, ग्नाथा मतलब जॉ, अग्नाथा जॉ एब्सेंट है मतलब जॉलेस वर्टिब्रेट्स बोलोगे। तो यहाँ पे चुपके से कौन आ गया? याद रखोगे, आया मतलब ओरिजिन हुआ। ओरिजिन ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट्स। याद रहेगी ये बात? इनवर्टिब्रेट्स फ्लरिश कर रहे हैं और चुपके से कौन आ गया है? जॉलेस वर्टिब्रेट। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है सिलूरियन की बात। तो सिलूरियन में पक्का हमारा जो जॉलेस वर्टिब्रेट होगा वो क्या कर रहा होगा? डाइवर्सिफाई हो गया होगा, एज होगा उसका। ये बात आप समझ रहे हैं? पर जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो अगर मैं आपको बताऊं, सिलूरियन में हुआ था invasion of land by plants and insects। पर पहले ऐसा बोला जाता है कि लैंड पर आने वाले सबसे पहले जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म थे दैट वेर प्लांट्स। तो फर्स्ट किसने इन्वेट किया लैंड को? क्योंकि आपको पता है लाइफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ओरिजिनेट हुई और वहीं पे डाइवर्सिफिकेशन हुआ। बाद में लाइफ कहां पहुंची है? धरती पर, टेरेस्ट्रियल, है ना? तो हम बोलेंगे लैंड पे सबसे पहले कौन आए थे? प्लांट्स। ठीक, ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है ना? कहां पर? तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ाने वाली हूं, है ना? तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा दैट लैंड वाज इन्वेडेड बाय प्लांट्स फर्स्टली। तो इन्वेजन ऑफ लैंड बाय प्लांट। और आपको पता है लैंड पे अगर प्लांट हुआ गया मतलब कैसा प्लांट होगा? वेस्कुलर प्लांट। तो यहीं पे बोल दोगे ओरिजिन ऑफ व्हाट? ओरिजिन ऑफ वैस्कुलर प्लांट। बता बच्चा, क्या इतनी बात नहीं क्लियर हो रही? अब देख डेवोनियन। डेवोनियन में याद रखना है बच्चा, परम अब आ जाएगा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एप्स एंड मैमल्स, है ना? क्योंकि हम जॉलेस वर्टिब्रेट की बात कर चुके हैं। अब क्या आएंगे? जॉड वर्टिब्रेट। और उसमें हमने पढ़ा था ना पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो याद रखना डेवोनियन इज कॉल्ड एज एज ऑफ फिश। क्या बोलते हैं इसको? एज ऑफ फिश। और अगर फिश का एज है तो चुपके से कौन आ जाएगा बता? फिश के बाद क्या है? एम्फीबिया। तो हम बोल देंगे ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। इतनी बात क्लियर? अब अगले में कार्बोनिफेरस में बता, इससे पहले एम्फीबिया ओरिजिनेट किया तो कार्बोनिफेरस में एम्फीबिया का क्या होगा? एज। तो बोलोगे एज ऑफ एम्फीबिया। ठीक, पर अगर एज ऑफ एम्फीबिया है तो चुपके से आ कौन जाएगा एम्फीबिया के बाद?
रेप्टाइल। तो बोलोगे ओरिजिन किसका हो जाएगा? रेप्टाइल्स का। तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। बताइए, इतनी बात क्लियर है क्या? अब आते हैं पर्मियन पे। तो पर्मियन पे मस्त रेप्टाइल क्या कर रहा होगा? डाइवर्सिफाई कर रहा होगा। पर यहां एज ऑफ रेप्टाइल नहीं बोलते, थोड़ा सा आगे आएगा एज ऑफ रेप्टाइल, जो कि अभी मैं डिस्कस करने वाली हूं। पर्मियन पे एक बहुत खास बात हुई थी, वो याद रखिएगा कि जो इनवर्टिब्रेट्स थे ज्यादातर मराइन थे, है ना बच्चा? क्योंकि लाइफ आपकी शुरुआत कहां हुई थी? ओशन में ही हुई थी, है ना? तो जो मराइन इनवर्टिब्रेट्स थे, जो कि पहले बने, फ्लरिश किए, मोस्ट ऑफ द मराइन इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हुए। कहां? पर्मियन में। तो मोस्ट marine invertebrates got extinct। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो ये सारे इवेंट्स मैंने पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये सब क्रोनोलॉजिकली मैंने अरेंज कर दिया है ना? आप बोलेंगे मैडम कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहां पर सीक्वेंस से पूछा जा सकता है कि बताइए भैया, इन पीरियड को आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए, है ना? तो आपको पता है किसके बाद कौन आता है, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, कैसे याद रखना है? कॉस डीसीपी। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। याद रहेगी बात? इवेंट्स मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है बच्चा? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है हमारे पास दो एरा हमने देखा। अब हमारे पास आता है मीजोजोइक एरा, जिसमें 3 पीरियड्स हैं। उन पीरियड्स के नाम अगर मैं लूं तो टी स्टैंड्स फॉर पहले ट्रायासिक, फिर जे स्टैंड्स फॉर ज्यूरासिक एंड सी स्टैंड्स फॉर क्रीटेशियस। ठीक। मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड थे। सबसे पहला पीरियड ट्रायासिक, उसके बाद कौन सा? जुरासिक, उसके बाद कौन सा? क्रीटेशियस। और इन सब में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए, ट्रायासिक में आए थे डायनासोर, मतलब ओरिजिन ऑफ डायनासोर। कब आया डायनासोर भैया? तो आया ट्रायासिक में, आया है बस। साथ ही साथ यहां पे और भी ओरिजिन हुआ। किसका ओरिजिन हुआ? याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ मैमल। ओरिजिन ऑफ मैमल। अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि जो एव्स और मैमल्स हैं, ये दोनों ही रेप्टाइल से अराइज हुए। रेप्टाइल से ही एव्स निकले और रेप्टाइल से ही मैमल्स ओरिजिनेट किया है। तो जो सबसे पहला मैमल था वो रेप्टाइल लाइक था। और इन मैमल्स को हम बोलते हैं कि जो हमारे जितने भी एगलिंग मैमल्स हैं, जिसको प्रोटोथीरियन बोलते हैं, जिसमें प्लैटिपस आता है, एनिमल किंगडम में पढ़ा था। तो जो एगलिंग मैमल है, एग ले करने की प्रॉपर्टी, कैलकेरियस एग ले करने की प्रॉपर्टी भैया, और भी बहुत सारे फीचर जो कि रेप्टिलियन फीचर्स को दर्शाते हैं, ये क्या बताता है कि हमारा जो प्रिमिटिव मैमल था वो कैसा था? रेप्टाइल लाइक था। तो हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ अ मैमल एंड फर्स्ट मैमल वाज रेप्टाइल लाइक। लिख देती हूं मैं, फर्स्ट mammal was reptile like, बोल सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए, अब आते हैं हम ज्यूरासिक पे। तो ट्रायासिक में मैंने आपको बोला कि डायनासोर्स आ गए थे। अब आए तो अगले में क्या होंगे? फ्लरिश करेंगे। और फ्लरिश करेंगे तो इसी को आप क्या बोल दोगे? एज ऑफ डायनासोर। एज ऑफ डायनासोर। क्लियर?
वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जुरासिक पार्क मूवी भी देखते हैं, है ना? तो जुरासिक पीरियड हमारा क्या कहलाया? डायनासोर का एज या गोल्डन एज बोल दो, एक ही बात। पर साथ ही साथ यहां पर एक और चीज आई थी, और वो चीज थी बर्ड। मतलब यहीं पे क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ बर्ड। और मैंने आपको बोला कि मैमल और बर्ड कहां से आए हैं? तो रेप्टिलियन एंसेस्ट्री है इनकी, रेप्टाइल से ही आए। मतलब जो पहला बर्ड होगा वो कैसा होगा? रेप्टाइल लाइक होगा। और ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी आपको। आर्कियोप्टेरिक्स नाम का बर्ड जिसके पास रेप्टिलियन फीचर्स भी हैं और एवियन फीचर्स भी है, बर्ड के फीचर्स भी हैं, इसलिए उनको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं हम रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की। तो फर्स्ट बर्ड कैसा था? रेप्टाइल लाइक। ठीक है क्या? अब आते हैं बच्चा क्रिटेशियस पर। डायनासोर आए, डायनासोर फ्लरिश करे और डायनासोर चले गए, क्रिटेशियस में चले गए। मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। कैसे हुआ एक्सटिंक्शन? बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारी थ्योरी है, हम उस पर नहीं जा रहे, पर एक्सटिंक्ट हो गए। किसमें? क्रिटेशियस में। याद रखिएगा क्रिटेशियस में एक और चीज हुई है, एंड दैट इज ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। किसका ओरिजिन हुआ है? एंजियोस्पर्म का। इससे पहले जिम्नोस्पर्म भी आ गए थे, पर यहां पर एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है। क्लियर रहेगी ये बातें? तो देखिए जरा, मीजोजोइक के हर पीरियड में डायनासोर्स भी हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी, ये सब रेप्टाइल के ही डिसेंडेंट्स हैं, है ना? तो ये सब रेप्टाइल है। पहला मैमल भी आया रेप्टाइल लाइक, पहला बर्ड भी आया रेप्टाइल लाइक। मतलब ओवरऑल रेप्टाइल 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 ही चल रहा है। इसलिए आप मीजोजोइक एरा को बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल। पूरे मीजोजोइक एरा को ही क्या बोल देते हैं? एज ऑफ रेप्टाइल। समझ आई क्या बात? चलिए, नाउ द मोस्ट रीसेंट एरा इज सीनोजोइक एरा। और सीनोजोइक एरा में दो ही पीरियड्स हैं बच्चा, एक है टी, एक है क्यू। थैंक यू। टी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल। टी का मतलब है टर्शरी एंड क्यू का मतलब है क्वार्टरनरी। अब देख, अभी तक हमने पीरियड में नहीं किया था डिवीजन, पीरियड को एपॉक में डिवाइड अब तक नहीं किया था। यहां पे पीरियड्स को हमने एपॉक्स में डिवाइड किया है। जो टर्शियरी पीरियड है इसमें कितने एपॉक्स हैं? PEOMP। कितने हैं टोटल? 5। तो कितने हो गए बच्चा? शायद आपको यहां पर मैं दिखाऊं, वापस से अगर मैं ड्रॉ करूं, एक सेकेंड, टू बी मोर क्लियर। हाँ जी, देखिए, तो हमारे पास टर्शरी में है पियोम्प। कैसे याद रखोगे? पियोम्प, PEOMP। P stands for यहां पर बच्चा पैलियोसीन। E stands for Eocene। O stands for Oligocene। M stands for Miocene and P stands for Pliocene। ठीक, तो टर्शरी में क्या है हमारा? पियोम्प। क्या है बच्चा? पियोम्प है। ठीक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है अगेन आपसे, समझ आई बात? मोस्ट लाइकली इस टॉपिक से क्वेश्चन अरेंजमेंट का ही पूछा जा सकता है कि आप मोर एडवांस की तरफ, मोर रीसेंट की तरफ इसको क्रोनोलॉजिकली क्या करिए? अरेंज करिए। इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से ज्यादा बनते हैं। ठीक, चलिए, तो याद रखिएगा पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन सब में, है ना, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ क्योंकि सबका ओरिजिन तो लगभग हो चुका है। केवल क्या हुई है यहां पर? डाइवर्सिफिकेशन हुई। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल
बर्ड्स, एंजियोस्पर्म्स एटसेट्रा, इन सबका केवल क्या हुआ है? डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है क्या? चलिए अब आते हैं क्वार्टरनरी पीरियड के दो एपॉक में। पीएच से याद रख सकते हो। पी स्टैंड्स फॉर प्लेस्टोसीन एंड एच स्टैंड्स फॉर होलोसीन। याद रखिएगा बच्चा, प्लेस्टोसीन को हम बोलते हैं आइस एज। क्या बोलते हैं? आइस एज। और यही वो टाइम है जब ह्यूमन क्या हुए थे? अपीयर। ह्यूमंस अपीयर। और जो हमारा होलोसीन है इसको बोला जाता है हिस्टोरिक टाइम, क्योंकि इस टाइम में हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल है इस टाइम की इन द रिटन फॉर्म। ठीक, चल तो ये बात हो गई हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। हमने बिल्कुल पहले से प्रिमिटिव से लेके मोस्ट रीसेंट तक हमने क्या किया है? सब कुछ देखा। सबसे पहले क्या था हमारे पास बच्चा? प्री कैम्ब्रियन एरा। उसके बाद क्या आया हमारे पास? फटाफट रिवाइज करें तो सबसे पहले हमारा था प्री कैम्ब्रियन एरा, फिर आया पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में हमारे पास पीरियड्स थे, कैसे याद रखा? कॉस डीसीपी। सी स्टैंड्स फॉर कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। क्लियर? सीक्वेंस इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर हमारे पास तीसरा एरा बाद में आया, जो थर्ड एरा, दैट इज मीसोजोइक। मीसोजोइक एरा में तीन पीरियड्स, टीजेसी, ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी इवेंट्स हुए हैं आपके लिए। फिर आया हमारे पास मोस्ट रीसेंट एरा विच इज सीनोजोइक, जिसमें दो ही पीरियड, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। टर्शरी में याद रखना है पियोम्प। क्या याद रखना है? पियोम्प। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन। बहुत आसान, सीन 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 चल रहा है यहाँ पे, है ना भैया। और हमारे क्वार्टरनरी में है पीएच, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। याद रहेगा। तो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल खत्म हुआ। अब हम इन सारे चार्ट्स को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चा, है ना। इसका कंक्लूजन, इसको स्टडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ प्लांट। ठीक, यहां पर केवल आपको सीक्वेंस ही इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंस से ही क्वेश्चन आते हैं। किससे कौन ओरिजिनेट हुआ है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है बच्चा कि हमारे पास है क्लोरोफाइट एंसेस्टर। मैं लिखते जाती हूं, समझाते जाती हूं आपको। हमारे पास सबसे पहले क्या है? क्लोरोफाइट एंसेस्टर। ठीक, अब इस क्लोरोफाइट एंसेस्टर से आगे जो भी होगा, मैं ट्रिक बताते जा रही हूं आपको, आगे जो भी होगा वो होगा टीआरपी बढ़ाने के लिए। टीआरपी सुनते हैं ना? तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर के बाद जो भी होगा वो किसके लिए होगा? टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो अब देखिए भैया टीआरपी का मतलब क्या है। तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रैकियोफाइट। टी स्टैंड्स फॉर ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर। आर स्टैंड्स फॉर राइनिया टाइप एंसेस्टर या राइनिया टाइप प्लांट। एंड पी स्टैंड्स फॉर सिलोफाइटोन। सिलोफाइटोन भैया पी साइलेंट है, निमोनिया को पिनोमोनिया नहीं बोलते हो, पी साइलेंट है। तो यहां भी पी क्या है? साइलेंट है। क्या बोल रहे हो? सिलोफाइटोन। बता बच्चा, क्या ये बात क्लियर नहीं होगी? तो हमारे पास क्लोरोफाइट एंसेस्टर है, जिससे हमारे पास क्या हुआ है? क्लोरोफाइट एंसेस्टर के बाद हुई है टीआरपी। टीआरपी। ठीक, पर हम देख रहे हैं ना कि क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर बना। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ट्रैकियोफाइट बना, पर क्लोरोफाइट से एक और ब्रांच निकली है और क्या बना गई? ब्रायोफाइट। मतलब क्लोरोफाइट गेव राइज टू ट्रैकियोफाइट, पर क्लोरोफाइट से एक और ब्रांच निकली है जो कि क्या बना गई बच्चा? ये बना गई है ब्रायोफाइट। याद रहेगी ये बात? चलिए अब देखिए, क्या ट्रैकियोफाइट ने राइनिया टाइप बनाया?
पर ट्रैकियोफाइट से कुछ हुआ है, ट्रैकियोफाइट से एक और ब्रांच निकली है, और क्या हुआ है भैया? तो कुछ तो हुआ है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। मतलब ट्रैकियोफाइट से जो ब्रांच निकली है, तो जो हुआ है, जो मतलब ज़ोस्टेरोफाइलम, क्या है? ज़ोस्टेरोफाइलम, ज़ोस्टेरोफाइलम है ना। तो मैंने जो बोला पर ये जो है, कोई बात नहीं, फिर भी हम समझ गए। तो ट्रैकियोफाइट से राइनिया बना, ट्रैकियोफाइट से कुछ हुआ है, पर जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, तो अच्छे के लिए हुआ है। तो AH का मतलब, A का मतलब है आर्बोरोसेंट लाइकोपॉड और H का मतलब है हर्बेशियस लाइकोपॉड। याद रहेगा, आर्बोरोसेंट लाइकोपॉड एंड हर्बेशियस लाइकोपॉड। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमने पढ़ा क्लोरोफाइट, फिर हुआ है टीआरपी, ट्रैकियोफाइट, राइनिया टाइप, सिलोफाइटोन। तो पहले दूसरे के बीच क्या हुआ? एक ब्रांच निकला ब्रायोफाइट, दूसरे तीसरे के बीच एक ब्रांच निकला, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ज़ोस्टेरोफाइलम से क्या निकला? आर्बोरोसेंट एंड हर्बेशियस लाइकोपॉड। याद रहे बच्चा कि यहाँ पे जो आर्बोरोसेंट लाइकोपॉड है वो यहीं पे खत्म हो गया है, मतलब आर्बोरोसेंट लाइकोपॉड यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गया है, इसका दम यहीं टूट गया। मतलब ये कहाँ एक्सटिंक्ट हुआ, कहाँ इसकी शाखा खत्म हो गई? तो देख बच्चा, यहाँ पे परमियन दिख रहा है क्या? परमियन पढ़ाया मैंने। परमियन क्या है? एरा, पीरियड, एपॉक, क्या है बता? तो परमियन है हमारा पीरियड, पढ़ाया था ना मैंने आपको। चलिए, तो हमने पढ़ा था ना पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा में परमियन पढ़ा था, कॉस डीसीपी पढ़ाया था, और डीपी, कॉस डीसीपी, और पी का मतलब परमियन था। तो आर्बोरोसेंट लाइकोपॉड गॉट एक्सटिंक्ट इन परमियन पीरियड। एक बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने बोला, क्या बोला? तो हमने बोला कि भैया क्लोरोफाइट एंसेस्टर से बना है टीआरपी, पहले बना ट्रैकियोफाइट, फिर बना राइनिया टाइप, फिर उससे बना सिलोफाइटोन। पर क्लोरोफाइट से जो ट्रैकियोफाइट बना, उसके बीच से एक लाइन गई, जो कि क्या बना गई? ब्रायोफाइट। ट्रैकियोफाइट ने राइनिया टाइप बनाया, पर साथ ही साथ कुछ किया, और जो किया अच्छे के लिए किया। तो ज़ोस्टेरोफाइलम बनाया, जिससे बना है आर्बोरोसेंट लाइकोपॉड एंड हर्बेशियस लाइकोपॉड। आर्बोरोसेंट लाइकोपॉड क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए। कब? परमियन पीरियड में। अब देख, राइनिया टाइप के बाद सिलोफाइटोन बना। अब सिलोफाइटोन से अलग अलग चीजें निकल रही हैं, देख अलग अलग चीजें निकल रही हैं। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो हमारे सिलोफाइटोन से दो ब्रांचेस निकलेंगी, दो चीजें हो रही हैं। ठीक, एक जो बना है वो किसका बना है? प्रोजिम्नोस्पर्म। इससे क्या बना? प्रोजिम्नोस्पर्म। और वहीं दूसरी तरफ बना है हमारे पास SCGGF। क्या? SCGGF। SCGGF का मतलब क्या है? S से है स्फिनोप्सिड, G का मतलब C का मतलब कॉनिफर्स, G का मतलब जिंकोस, फिर G का मतलब निटेल्स, और फिर F का मतलब है फर्न से। तो मैं लिख देती हूं बच्चा, SCGGF में S का मतलब है स्फिनोप्सिड्स, S का मतलब स्फिनोप्सिड, C का मतलब कॉनिफर्स, G का मतलब जिंकोस, जिंकोस, G का मतलब निटेल्स, और F का मतलब फर्न्स। ठीक, पर वही प्रोजिम्नोस्पर्म से देख क्या बना है? सीड फर्न। प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या बना है? तो हम बोलेंगे प्रोजिम्नोस्पर्म से बना है सीड फर्न। और सीड फर्न से क्या निकलेगा? सीड फर्न से देख, एक तो निकल रहा है साइकैड,
एक क्या निकल रहा है, साइकैड, और एक निकल रहा है हमारा क्या, एंजियोस्पर्म। पहले डाइकॉट आए फिर मोनोकॉट आए, मतलब एडवांस कौन है ज्यादा, कौन मोर रिसेंट है, मोनोकॉट। तो हमारे सीड फंड से निकला 2 ब्रांच, एक आई किसकी, साइकैड की, और फिर आई है हमारे एंजियोस्पर्म की, जिसमें कि पहले कौन आया, पहले आया डाइकॉट, फिर आया मोनोकॉट। बता बच्चा, क्या ये चीज समझ आई है आपको? तो ये जो मैंने कंक्लूजन यहां लिखा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर, फिर क्या हुआ, टीआरपी। क्लोरोफाइट और टी के बीच एक शाखा निकली, ब्रायोफाइट बन गई। फिर हमारे पास टी और आर के बीच से एक शाखा निकली, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ज़ोस्टेरोफाइलम ने हर्बेशियस एंड आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड बनाया। अब हमने हमारे पास आर है, फिर है पी, तो हमारे पास टीआरपी हो गया, और पी से 2 शाखाएं निकली, एक बना गई एससीजीजीएफ, क्या है ये मैंने लिख दिया है, और दूसरी शाखा ने बनाया प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म से वापस से बना क्या, सीड फर्न, और सीड फर्न से 2 ब्रांच निकली, एक साइकैड बनाई और एक बनाई एंजियोस्पर्म, जिसमें पहले डाइकॉट फिर मोनोकॉट। ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ प्लांट। आई होप आपको अब ये याद रहेगा। अब हम देखते हैं, इस चार्ट को समझते हैं। देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले दिख रहा है एक अर्ली रेप्टाइल, दिख रहा है आपको, जो कि आज के डेट में क्या है, एक्सटिंक्ट है, और एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये अर्ली रेप्टाइल दिख रहा है। इस अर्ली रेप्टाइल से देख बच्चा 2 ब्रांच निकल रही है। अर्ली रेप्टाइल से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। मैं एज इट इज यहां पर लिखते जा रही हूं, आप भी लिखेंगे। तो हमारे पास है क्या, अर्ली रेप्टाइल, ठीक, और इस अर्ली रेप्टाइल से कितनी ब्रांचेस निकली हैं, 2 ब्रांचेस निकली, ठीक। एक ब्रांच जिसको हम बोलेंगे सौरोप्सिड, क्या बोलेंगे, सौरोप्सिड्स, और एक हम बोलेंगे साइनैप्सिड, ठीक, सौरोप्सिड एंड साइनैप्सिड। अब देख बच्चा, पहले मैं सौरोप्सिड से क्या क्या निकल रहा है ये पढ़ाती हूं, फिर हम साइनैप्सिड पे आएंगे, ठीक। देख सौरोप्सिड से क्या निकला है, तो यहां पे अगर हम बताएं तो सौरोप्सिड से आप देख सकते हैं जितने भी रेप्टाइल्स आपको मॉडर्न डे में दिखते हैं, जैसे टर्टल, सौरोप्सिड से ही निकला है क्या, लेजर्ड, सौरोप्सिड से ही निकला है स्नेक, सौरोप्सिड से ही निकला है टुआटारा। समझ आ रही है क्या बात, मतलब सौरोप्सिड, याद रखिएगा सौरोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। मतलब यहां आपको अगर सौरोप्सिड और साइनैप्सिड में कंफ्यूजन होगा किससे क्या निकल रहा है, तो सौरोप्सिड से सौरोलॉजी याद रखिएगा, सौरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिजर्ड, मतलब सौरोप्सिड से लिजर्ड वाली चीजें निकल रही होंगी, मतलब सारे रेप्टाइल्स सौरोप्सिड से निकल रहे होंगे। तो क्या क्या निकला, तो सौरोप्सिड से निकला है बच्चा 2 ब्रांचेस में यहां दिखाती हूं। एक ब्रांच जिसमें निकली है लिस्ट, क्या निकली है, लिस्ट, डबल टी वाली लिस्ट, ठीक, मतलब लिजर्ड, एस से स्नेक, टी से टर्टल, टी से टुआटारा, ठीक है क्या। और हमारे पास एक और चीज देख बच्चा, यहां पे इसी सौरोप्सिड से एक और ब्रांच निकली जो कि कहलाई थीकोडोंट। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, थीकोडोंट, और थीकोडोंट से देख बहुत सारी चीजें निकली हैं, क्रोकोडाइल, डायनासोर, थीकोडोंट से ही निकली हैं बर्ड्स। तो हमारे पास सौरोप्सिड से एक लाइन से तो लिस्ट बन गई पूरी, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल, टुआटारा, और एक और लाइन निकली जो कि क्या बना रही थी, ये बना रहा था भैया थीकोडोंट, क्या बना रहा था, थीकोडोंट, ठीक। और इस थीकोडोंट से
कितनी ब्रांचेस यहां दिख रही है आपको? 1 2 3, पर मैं आपको पढ़ाऊंगी 4। क्या पढ़ाऊंगी? 4। तो क्या क्या निकला इस थीकोडॉन से भैया, बताऊं अगर मैं आपको तो? कैसे याद करेंगे ये भी बताऊंगी मैं आपको। चलिए तो देखिए, आपका एक दोस्त है जो कि बाहर घूमने गया था, पिक्चर्स क्लिक करवाई होंगी पक्का, और उसने अपने व्हाट्सएप की डीपी चेंज कर ली। आपने वो डीपी देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप अप्रिशिएट तो करेंगे ही। तो आप बोलेंगे, ब्रो योर डीपी इज कूल, ब्रो योर डीपी इज कूल। मतलब B would stand for bird, D would stand for dinosaur, P would stand for, आगे पढ़ाऊंगी क्योंकि यहां आपको वो नहीं दिखेगा, टेरानोडॉन, जिसको हम फ्लाइंग रेप्टाइल बोलते हैं। टेरावर्ड आता है बच्चा विंग के लिए, ठीक? तो टेरानोडॉन विंग्ड थे, मतलब दे वर एक्चुअली फ्लाइंग रेप्टाइल। आज के डेट में नहीं है, एक्सटिंक्ट है ये। तो ब्रो योर डीपी लुक्स कूल एंड C स्टैंड्स फॉर क्रोकोडाइल। क्या याद रहेगा? तो थीकोडॉन से बना है हमारा बर्ड, डायनासोर, टेरानोडॉन एंड क्रोकोडाइल। बताइए इन सब में एक्सटिंक्ट कौन है? तो आप तुरंत बोलेंगे मैडम डायनासोर तो टाटा बाय बाय चला गया था, है ना? क्रिटेशियस में एक्सटिंक्ट हो गया, तो डायनासोर इज एक्सटिंक्ट। बिल्कुल सही बात है। फ्लाइंग रेप्टाइल भी आज के डेट में क्या है? एक्सटिंक्ट है। हमारे जो अर्ली रेप्टाइल था वो भी क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये सब एंसेस्टर्स भी क्या है? एक्सटिंक्ट है। चलिए, तो अर्ली रेप्टाइल से 2 ब्रांचेस निकली, एक निकली सौरोप्सिड और एक निकली साइनैप्सिड। किससे क्या आगे निकलने वाला है इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बोला सौरोप्सिड, सौरोलॉजी याद रखिएगा। सौरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लेजर्ड, मतलब यहां से लेजर्ड वेजर्ड निकल रही होंगी। तो सौरोप्सिड से निकली है पहले तो लिस्ट, लिस्ट मतलब लेजर्ड, स्नेक, टर्टल एंड टुआटारा। और दूसरी ब्रांच से निकला है थीकोडॉन्ट, और थीकोडॉन्ट से क्या क्या निकला? तो ब्रो डीपी लुक्स कूल, बी बर्ड, डी डायनासोर, पी टेरानोडॉन एंड सी क्रोकोडाइल। क्या ये निमोनिक से आपको ये चीज याद रहेगी? चलिए, ये पूरा चार्ट निमोनिक का ही खेल है बच्चा, है ना? और एवोल्यूशन मैंने आपको बोल दिया था, रिविजन, री रिविजन, री री रिविजन। द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल रिटेन थिंग्स। तो ये बस रिविजन का ही खेला है ना? चलिए, अब साइनैप्सिड से याद रखिएगा, साइनैप्सिड से हुआ है पेरेंट टीचर मीटिंग। क्या हुआ? पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम हुआ है, आपके स्कूल में होता होगा। तो पीटीएम, तो याद रखिए पी जो है हमारा, पी देखिए जरा साइनैप्सिड से क्या निकला? साइनैप्सिड से आया पेलाइकोसॉरस जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गया है। पेलाइकोसॉरस गेव राइज टू थेराप्सिड जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गया है, एंड थेराप्सिड गेव राइज टू मैमल्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, मैं बार बार बोल रही हूं। तो पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पेलाइकोसॉरस। पी स्टैंड्स फॉर पेलाइकोसॉरस, टी स्टैंड्स फॉर थेराप्सिड्स। ठीक, इनको मैमल लाइक रेप्टाइल्स बोलते हैं थेराप्सिड्स को। और फिर क्या आया है? मैमल। तो पेलाइकोसॉर्स, थेराप्सिड्स, ये सब क्या हो चुके हैं आज के डेट में बच्चा? आज के डेट में ये सब हो चुके हैं एक्सटिंक्ट। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जो डायनासोर है वो बर्ड और मैमल, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं और पूछूं आपसे कि किससे ये ज्यादा रिलेटेड है, डायनासोर, बर्ड और मैमल में से किससे ज्यादा रिलेटेड है, अगर मैंने आपसे सवाल पूछा, तो जिसने इस चार्ट पे ध्यान नहीं दिया और उसको कुछ कुछ एवोल्यूशन आता है, तो वो ये सोच सकता है कि बर्ड और मैमल का रेप्टिलियन एंसेस्ट्री ही है, दोनों ही रेप्टाइल से राइज हुए हैं, और डायनासोर भी क्या है? रेप्टाइल एंसेस्ट्री का ही है। तो बर्ड और मैमल से डायनासोर की क्या है? इक्वल रिलेशन है। पर ये सही नहीं है। आपसे अगर पूछा गया कि बर्ड और मैमल किसके ज्यादा क्लोज है डायनासोर, तो इस चार्ट से आपको उस आंसर तक पहुंचने में मदद मिलने वाली है, और वो क्या? तो देख बच्चा,
थीकोडोंट एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे बर्ड निकल रहा है और डायनासोर भी निकल रहा है। भले ही इन सबका कॉमन एंसेस्टर अर्ली रेप्टाइल है, पर किससे ज्यादा करीब है डायनासोर? तो देख, थीकोडोंट से बर्ड और डायनासोर दोनों निकल रहा है, पर हमारा मैमल निकल रहा है साइनैप्सिड से। तो अगर मुझे डायनासोर की क्लोजनेस अगर पता लगानी है तो मैं मैमल और बर्ड में किससे ज्यादा क्लोज बोलूंगी डायनासोर को? तो मैं बोलूंगी बर्ड से, क्योंकि दोनों का इमीडिएट एंसेस्टर क्या है? कॉमन है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, ये चार्ट हमने सीख लिया है। बढ़ते हैं आगे। लास्ट चीज आज के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये देखिए, जो डायग्राम है इसमें एक चीज है जिससे, इस कॉमन चीज से सारी चीजें रेडिएट कर रही हैं, और यही चीज मैं आपको बताने वाली हूं, जो कि अभी मैंने सिखाया है आपको। क्या अभी मैंने आपको बताया था बच्चा कि हमारे पास थी क्या? थेराप्सिड्स थी क्या? और ये थेराप्सिड जो है, इस थेराप्सिड से बहुत सारी चीजें निकली थी, मैंने बोला था ना। कैसे याद रखना था? तो देखना था, ब्रो योर डीपी लुक्स कूल। तो B stands for what? Bird. D stands for dinosaur. P stands for pteranodon and C stands for crocodile. देखिए, जो कॉमन एंसेस्टर है ये कुछ नहीं, ये है थेराप्सिड। क्या है ये? थेराप्सिड। और इस थेराप्सिड से देख बच्चा, क्या निकला है? क्रोकोडाइल। क्या निकला है? प्रिमिटिव बर्ड, आर्कियोप्टेरिक्स, पहला बर्ड। इस थेराप्सिड से ही देखिए, जो चार अलग अलग किस्म के तुम्हें डायनासोर दिख रहे हैं, ये क्या निकला है? डायनासोर। और इसी से निकला है आपका टेरानोडॉन। दिख रहा है क्या? तो ये जो कॉमन चीज जिससे ये सारी चीजें रेडिएट हो रही हैं, ये क्या होंगी पक्का? ये होंगी थेराप्सिड। बता, क्या इतनी बात क्लियर? पर यहां हम केवल बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में। और ये जो चार डायनासोर्स आपके सामने दिख रहे हैं, उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। नाम है इनके ट्राइसेराटॉप्स, टायरानोसोरस, स्टेगोसोरस एंड ब्रैकियोसोरस। ये चार डायनासोर्स और इनके फीचर्स। देख बच्चा, तीन चीजें मैं आपको यहां पढ़ाऊंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी। वो दो चीजें, तीन चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहली चीज होने वाली है कि इनका मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा था, कि ये चारों लिम्स पे चलते थे या केवल दो लिम्स पे चलते थे। चारों लिम्ब पे चलेंगे मतलब क्वाड्रीपेडल, दो पे चलेंगे मतलब बाईपेडल। ये पॉइंट कंपेयर करेंगे। दूसरा, इनका डाइट कैसा था, क्या ये हर्बीवोरी थे, क्या ये कार्निवोरस थे, तो ये भी पढ़ेंगे। और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर। ठीक, पहला दो फीचर हमने क्या पढ़ा है, जो कि कंपैरेटिव अकाउंट देगा हमें, हम सब में कंपेयर करने वाले हैं। और तीसरा जो है वो क्या है? एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनासोर। ठीक, तो आपको इनके फीचर याद रखने के लिए दिमाग में इन डायनासोर्स के पिक्चर बिठा लेने। अगर आप पिक्चर याद कर लेंगे तो आपको इनके फीचर्स आप नहीं भूल सकते। देखना बच्चा, जो ट्राइसेराटॉप्स तुम्हें दिख रहा है, ट्राइसेराटॉप्स अगर तुमने देख लिया पिक्चर तो तुम्हें पूरे तरीके से याद रहेगा कि इसके फेस पे तीन हॉर्न्स दिख रहे हैं। कितने हॉर्न्स? तीन हॉर्न्स। और वहीं से नाम आया है ट्राइसेराटॉप्स, मतलब थ्री हॉर्न्ड फेस है। क्या है? थ्री हॉर्न फेस, एंड दैट इज द स्पेसिफिक फीचर। तो हम बोलेंगे ट्राइसेराटॉप्स क्या है भैया? थ्री हॉर्न्ड फेस प्रेजेंट। समझ आई बात? साथ ही साथ अब इस पिक्चर से देख, आपको पक्का याद आ रहा है, अगर ये पिक्चर याद रहेगी तो पक्का आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। चारों लिम्स पे चल रहा है, मतलब मोड ऑफ लोकोमोशन क्या होने वाला है? क्वाड्रीपेडल। क्या होने वाला है? क्वाड्रीपेडल। क्या इतनी बात क्लियर है? उसी तरीके से आइए आप स्टेगोसॉरस पे देखिए जरा। अगर ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आप एकदम याद रख सकेंगे कि इसके बैक पे क्या मौजूद है बच्चा? प्लेट्स मौजूद है। तो हम बोलेंगे क्या है? प्लीटेड बैक। साथ ही साथ इसके टेल पे आपको क्या दिख रहा है? स्पाइक दिख रहा है क्या? बिल्कुल। तो हम बोलेंगे प्लेट्स ऑन बैक
and spike present on tail. अगर आपने इसका डायग्राम याद रखा तो आपको इसको लोकोमोशन भी याद रहने वाला है। देख के ही लग रहा है कि चारों लिम्स पे चल रहा है, तो मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा होगा बच्चा? क्वाड्रीपेडल। बताना क्या बहुत मुश्किल चीज है ये? नहीं। आते हैं टायरानोसोरस पे। टायरानोसोरस, जिसको टायरानोसोरस रेक्स भी बोलते हैं, टी रेक्स भी बोलते हैं। इसका एक स्पेशल फीचर अगर मैं आपसे बोलूं तो ये होता है लगभग 20 फीट लंबा। ठीक। और ये था बच्चा कार्निवोरस। कैसा था? कार्निवोरस। इसके अलावा जो भी आप पढ़ेंगे वो कैसा है? हर्बीवोरस। मतलब ये क्या है? कार्निवोरस। तो ये कार्निवोरी। इसके अलावा जो भी है वो क्या है? हर्बीवोरस। तो हम बोलेंगे ये हर्बीवोर है। ये क्या है? हर्बीवोर है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये क्या है? हर्बीवोर। मतलब टीरेक्स यहाँ पे कार्निवोर, उसके अलावा सब क्या है? हर्बीवोर। याद करना आसान। अब ये कार्निवोर है बच्चा, फ्लैश खा रहा होगा, मतलब फ्लैश को चीर फाड़ भी कर रहा होगा। जैसे हमारे कैनाइन्स होते हैं ना टीयरिंग ऑफ फ्लैश के लिए, तो वैसे ही अगर ये फ्लैश खा रहा है तो फ्लैश को चीर फाड़ कर रहा होगा। इसके टीथ होते हैं डैगर लाइक, खंजर समान टीथ। तो हम क्या बोलेंगे? डैगर लाइक टीथ। कैसा? डैगर लाइक टीथ। क्लियर? जो भी मैंने व्हाइट कलर से लिखा है दे वर द एक्सक्लूसिव फीचर। ठीक। अब देख, तू अगर डायग्राम याद रखेगा तो टायरानोसोरस देख के ही लग रहा है कि ऊपर के जो दो लिम्स है वो बहुत छोटे हैं और इन्हीं लिम्स पे ये चल रहा है, इन दो लिम्स पे। मतलब मोड ऑफ लोकोमोशन पक्का कैसा होना चाहिए? तो मोड ऑफ लोकोमोशन होना चाहिए बाइपेडल। क्या आसान नहीं है फीचर्स याद रखना? आपको केवल क्या करना है? इन डायग्राम्स को याद रखना है बस। दिमाग में अगर पिक्टोरियल मेमोरी आ गई, इसके फीचर्स भी याद रहेंगे। ठीक। अब देखिए ब्रैकियोसॉरस, बी से ब्रैकियोसॉरस और बी से बड़ी गर्दन, मतलब लॉन्ग नेक। क्या होगा? लॉन्ग नेक। ठीक। और डायग्राम देख के ही लग रहा है कि चारों लिम्स पे चल रहा है, मतलब मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा है? तो ये है क्वाड्रीपेडल। क्या है? क्वाड्रीपेडल। तो डायग्राम अगर याद हो गया तो फीचर्स भी याद हो जाएंगे। ठीक। देखिए मेरे साथ वापस से दोहराइए। इस तरफ क्या है? ऊपर ट्राइसेराटॉप्स, नीचे क्या है? स्टीगोसॉरस, उस तरफ क्या है? टायरानोसॉरस, और नीचे क्या है? ब्रैकियोसॉरस। मैं देख रही हूं क्या? नहीं। मुझे याद क्यों है? क्योंकि मैंने बार बार रिवाइज किया है, बार बार पढ़ाया, इसलिए मुझे याद है। आप भी बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, है ना बच्चा? ये बस रिविजन का खेला है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। इसलिए एनसीईआरटी, द मोर यू रिवाइज द बेटर यू गेट एट इट, है ना? तो हमारे पास अगर मैं ट्राइसेराटॉप्स की बात करूं तो ट्राई वर्ड 3 के लिए आया था, मतलब 3 हॉर्न्स प्रेजेंट थे फेस पे, 3 हॉर्न फेस। स्टेगोसॉरस की बात करें तो उसके बैक पे प्लेट्स दिखती थी, उसके टेल पे स्पाइक्स थी, तो हम बोलेंगे स्पाइक्स प्रेजेंट ऑन टेल एंड प्लेट्स ऑन दी बैक। अगर मैं बात करूं टायरानोसॉरस के, टी-रेक्स जिसको बोल रहे हैं, क्योंकि वो कार्निवोरस है तो टीथ कैसी हैं? डैगर लाइक। हाइट कितनी है इसकी? 20 फीट। याद? तो अगर ये कार्निवोरस है तो बचे हुए तीनों क्या होंगे? हर्बीवोरस। अगर मुझे डायग्राम याद है तो मैं इसके लोकोमोशन को भी क्या कर सकती हूँ? निकाल सकती हूँ कि ये कैसा है? क्वाड्री। ये कैसा? क्वाड्री। ये कैसा? क्वाड्री। ऊपर कैसा? बाइपेडल। अगर ब्रैकियोसॉरस की बात करें, हर्बीवोरस, क्वाड्रीपेडल, पर बी से ब्रैकियोसॉरस, बी से बड़ी गर्दन, मतलब उसका नेक कैसा होगा? इलोंगेटेड होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको मैं एक चीज रिमाइंड करवाऊं कि एक आपका इस चैप्टर में ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन नाम का एक सब टॉपिक होगा। ठीक। आप उस सब टॉपिक को प्लीज जितना ज्यादा स्टार मार्क कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। ठीक। और उसका मैंने पोर्शन यहां पर दिखाया है आपको।
ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। और इसमें कुछ कुछ बातें हम कर चुके हैं, कुछ कुछ बातें आगे करेंगे, कुछ बातें आज मैंने इनडायरेक्टली आपको कह डाली हैं। आप इसको जितनी दफा पढ़ सके पढ़िए। हर लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, हर डेटा में क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो आप इस सब टॉपिक को स्टार मार्क करेंगे। टेक्निकलिटी इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, आप रीड करेंगे, आपको चीजें समझ आएंगी। ये पैराग्राफ नहीं भूलना है आपको, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैराग्राफ में छिपे हुए हैं, ठीक? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।